चैप्टर नंबर 7 खेल चिकित्सा शास्त्र। खेल चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इंजरी, फिजियोथेरेपी, फर्स्ट एड, डोपिंग और मसाज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन कालीन अभिलेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि खेल और औषधि आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। खेल चिकित्सा विज्ञान का खिलाड़ी के अच्छे प्रदर्शन में विशेष योगदान है। इसके माध्यम से खिलाड़ी अपने खेल प्रदर्शन को उच्च शिखर या उच्च स्तर तक ले जाता है, क्योंकि यह विज्ञान खिलाड़ी के स्वास्थ्य को बनाए रखने, खेल चोट से बचाव, खेल चोटों से पुनर्स्थापन, संतुलित आहार का ज्ञान, मादक पदार्थों के हानिकारक प्रभाव आदि का ज्ञान प्रदान कराता है। खेल औषधि विज्ञान के माध्यम से प्राप्त तकनीकी और वैज्ञानिक सूचना का मूल्यांकन एवं निरीक्षण किया जाता है, जिसका निरीक्षण एक खेल चिकित्सक द्वारा किया जाता है। खेल और औषधि के मध्य संबंध अकेला नहीं है, बल्कि खेलों के विभिन्न शारीरिक क्रियाओं व कौशलों आदि से जुड़ा है। अतः कहा जा सकता है कि औषधि या चिकित्सा विज्ञान, जिसको खेलों में अभ्यास, ट्रेनिंग और प्रतियोगिता के दौरान उपयोग किया जाता है, उसे खेल चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। खेल चिकित्सा विज्ञान का मुख्य उद्देश्य केवल विश्व स्तर पर अच्छे प्रदर्शन से ही नहीं है, बल्कि खिलाड़ी के स्वास्थ्य और अनुकूल वातावरण और सामंजस्य से भी है। खेल औषधि विज्ञान की परिभाषाएं। खेल औषधि विज्ञान खेल विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध खिलाड़ी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और शारीरिक प्रदर्शन को बढ़ाने तथा रोगों की रोकथाम से होता है। जेपी विलियम्स के अनुसार खेल चिकित्सा विज्ञान शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने या स्वास्थ्यता में प्रगति के साथ साथ खिलाड़ी की विभिन्न कार्य की मनोवैज्ञानिक पैथोलॉजिकल समस्याओं का विशिष्ट अध्ययन है। खेल औषधि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विज्ञान के विभिन्न विषय जैसे जीव रसायन शास्त्र, मनोविज्ञान, हड्डी रोग विज्ञान, भौतिक चिकित्सा विज्ञान, जैव यांत्रिक विज्ञान आदि सम्मिलित होते हैं। डॉक्टर आलोक घोष के अनुसार खेल औषधि विज्ञान कई विज्ञान शाखाओं को एक साथ जोड़ता है, जो खिलाड़ी के स्वास्थ्य को बनाए रखने, खेल प्रकृति के अनुरूप आहार तालिका, खेल चोटों से बचाव, खेल चोटों के पुनः स्थापन तथा मादक पदार्थों के सेवन आदि का ज्ञान प्रदान करती है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि खेल औषधि विज्ञान की वह शाखा है जो कि स्वस्थ शरीर बनाए रखने में तथा हल्की और तेज गतिविधियों से खेलों में होने वाले शारीरिक चोटों से बचाव रखने में मदद करती है। खेल औषधि विज्ञान सिर्फ अच्छे प्रदर्शन के लिए ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता है, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए अनुकूल वातावरण को बनाता है तथा जीवन की परिस्थितियों में व्यक्ति को उसके अनुसार समायोजित करता है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल में औषधि विज्ञान की एक विशेष भूमिका है, क्योंकि खेलों में चाहे वह खिलाड़ी के चयन प्रक्रिया, पोषण, ट्रेनिंग विधियां, शारीरिक स्वच्छता, चोटों से बचाव एवं इलाज, नई तकनीकों का उपयोग, नए उपकरणों का उपयोग, खिलाड़ी का परीक्षण, खिलाड़ी की मनोवैज्ञानिक दशा आदि में इस विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। उपरोक्त कारकों के कारण खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन में विशेष प्रभाव पड़ता है और इन कारकों के सही एवं सफलतापूर्वक उपयोग में लाने हेतु संबंधी विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है और इन कारकों से संबंधित विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास के प्रभाव से ही खिलाड़ी प्रदर्शन के उच्च शिखर तक पहुंचता है। खेल औषधि विज्ञान की खेल और शारीरिक शिक्षा में आवश्यकता। खेल औषधि विज्ञान की खेल और शारीरिक शिक्षा में क्या आवश्यकता है, ऐसे समझिए कि इनकी आवश्यकता इसलिए है ताकि प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया जा सके, ट्रेनिंग कार्यक्रम को तैयार करने में, संतुलित आहार बनाने में, ट्रेनिंग विधियों को खोजने में, पूर्ण दक्षता मापने में, खेल चोटों को कम करने में, खेल चोटों के इलाज एवं पुनर्वास में, खिलाड़ियों का चिकित्सीय परीक्षण के लिए, महिला खिलाड़ी के चिकित्सा समस्याओं में सहायता प्रदान करना, खिलाड़ियों को मादक द्रव्य
सेवन एवं धूम्रपान आदि के होने वाले दोषों के बारे में बताने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खेल औषधि विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। आइए अब डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर खेल औषधि विज्ञान की खेल में और शारीरिक शिक्षा में क्यों आवश्यकता है। प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में एक प्रतिभावान खिलाड़ी की पहचान करना सबसे बड़ी बाधा है, जिसको इस विज्ञान के माध्यम से आसानी से पार किया जाता है। खिलाड़ी की पहचान और चयन के लिए विभिन्न शारीरिक क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है तथा शारीरिक मापदंडों के आधार पर खेलों की प्रकृति को देखते हुए चयन किया जाता है। खेल प्रशिक्षक एवं खेल चिकित्सक दोनों ही पहचान एवं चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। खेल चिकित्सक खेल मैदान के साथ साथ खेल औषधि विज्ञान प्रयोगशाला से शारीरिक दक्षता के विभिन्न बिंदुओं की जांच करता है, जैसे मेडिकल रूप से फिट, विकृतियों की जांच, मसल फाइबर के प्रतिशत आदि। ट्रेनिंग कार्यक्रम को तैयार करने में खेल चिकित्सक के माध्यम से खिलाड़ियों की क्षमताओं और योग्यताओं आदि का मापन कर खेल प्रकृति के अनुसार दोनों प्रकार के खिलाड़ियों, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम को तैयार किया जाता है। संतुलित आहार तालिका बनाने में एक बैलेंस डाइट बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है खेल औषधि विज्ञान। खिलाड़ियों के लिए संतुलित आहार तालिका बनाने में खेल औषधि विज्ञान का विशेष महत्व है, क्योंकि इसको तैयार करने में खेल औषधि विज्ञान के माध्यम से विशेष कारकों पर ध्यान दिया जाता है, जिसके आधार पर संबंधित खेल की संतुलित आहार तालिका तैयार की जाती है, जो कि खेल प्रदर्शन में विशेष महत्व रखती है। कुछ कारक जैसे कि खेल की प्रकृति, वजन, उम्र, लिंग, मौसम, जलवायु, खिलाड़ी की फिटनेस, खिलाड़ी का स्वास्थ्य, किसी बीमारी से तो ग्रस्त नहीं है या किसी बीमारी के ठीक हो जाने के पश्चात ट्रेनिंग में तो नहीं आया है, खेल मैदान का वातावरण, समुद्र तल से ऊंचाई, तापक्रम आदि। ट्रेनिंग विधियों को खोजने में किसी खिलाड़ी के लिए जब कोई ट्रेनिंग विधि बनाई जाती है तो औषधि विज्ञान की सहायता से कई पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो निम्न है। शारीरिक क्षमता के अनुसार ट्रेनिंग का भार, उसकी तीव्रता, उसकी आवृत्ति, घनत्व, समय आदि। खिलाड़ी के अंगों एवं तंत्रों पर कितना दबाव पड़ रहा है तथा इससे शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं आदि। पूर्ण दक्षता मापने में औषधि विज्ञान के माध्यम से खिलाड़ी की शारीरिक दक्षता, आंतरिक अंगों की क्षमता और मनोवैज्ञानिक क्षमता आदि का मापन किया जाता है। उपरोक्त के कुछ बिंदु निम्नलिखित हैं जिन्हें इस विज्ञान की मदद से मापा जाता है, जैसे रक्तदाब, हृदय की धड़कन दर, आघात आयतन, क्षतिपूर्ति काल, लैक्टिकल अम्ल सांद्रता, श्वसन क्षमता, रक्त में शर्करा, हीमोग्लोबिन आदि। खेल चोटों को कम करने में खेल औषधि विज्ञान के चिकित्सक द्वारा खिलाड़ी के विभिन्न क्षमताओं एवं योग्यताओं का मापन कर इसकी कमी से भली भांति अवगत करा दिया जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए खिलाड़ी ट्रेनिंग एवं खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है और चोटों के प्रति सावधान रहता है। खेल चोटों के इलाज एवं पुनर्वास में खेल औषधि विज्ञान के चिकित्सक द्वारा खेल के दौरान लगने वाली चोटों के लिए विभिन्न चिकित्सीय तरीकों को अपनाया जाता है, जैसे राइस, क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, इंफ्रारेड्स, अल्ट्रावायलेट्स, मालिश, कंट्रास्ट बाथ। उपरोक्त तरीकों के द्वारा खेल के दौरान, पूर्व में व बाद में लगने वाली चोटों का इलाज किया जाता है। खिलाड़ी को पुनर्वास की स्थिति में लाने के लिए उपरोक्त तरीकों एवं सुधार अभ्यास आदि का उपयोग किया जाता है, करेक्टिव एक्सरसाइज का उपयोग किया जाता है। खिलाड़ी की चिकित्सीय परीक्षण, मेडिकल सुपरविजन ऑफ एथलीट। खेल औषधि विज्ञान के माध्यम से खिलाड़ी के प्रदर्शन का परीक्षण किया जाता है और यह जाना जाता है कि खिलाड़ी को कब चोट लगी, कहाँ लगी, कैसे लगी आदि। उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर उसके खेल में प्रयुक्त होने वाले कौशलों का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया जाता है तथा त्रुटियों का पता लगाया जाता है। इसके आधार पर उसके प्रदर्शन में सुधार लाया जाता है।
महिला खिलाड़ी की चिकित्सा समस्याओं में सहायता प्रदान करना। खेल प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता काल में महिला खिलाड़ियों की कुछ विशेष समस्याएं होती हैं जो पुरुष खिलाड़ियों से पूरी तरह भिन्न होती हैं, जैसे मासिक धर्म, गर्भधारण आदि। इस समस्याओं का महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। खेल औषधि विज्ञान के चिकित्सक इन समस्याओं के दौरान उनका उचित समाधान करते हैं। खिलाड़ियों को मादक द्रव्य सेवन एवं धूम्रपान आदि के होने वाले दोषों के बारे में बताता है। रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास। आइए अब पुनर्वास के बारे में समझते हैं। पुनर्वास से तात्पर्य है खिलाड़ी के खेल में चोट लगने के पश्चात उसे पुनः अवस्था में वापस लाना पुनर्वास कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जो खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात से ही प्रारंभ हो जाती है और उस चोट का सही रूप से उपचार कर चोटग्रस्त खिलाड़ी को पुनः पुरानी अवस्था, खेलने की अवस्था में वापस लाया जाता है। इसी को पुनर्वास कहते हैं। खेलों में चोट खिलाड़ी में अनुकूल योग्यता की कमी के कारण लगती है। खेलों में चोटें खिलाड़ी में अनुकूलन योग्यता की कमी के कारण लगती है। अनुकूलन योग्यता मतलब एडेप्टेशन एबिलिटी। खेलों में चोटें खिलाड़ी में अनुकूलन योग्यता की कमी के कारण लगती है, अतः चोट के बचाव के लिए इन योग्यताओं को विकसित करना आवश्यक होता है, जिससे खिलाड़ी को चोट लगने से बचाया जा सके। खेल औषधि चिकित्सकों ने अपने अपने विचार पुनर्वास के लिए प्रस्तुत किए हैं। उनका कहना है कि चोट पुनर्वास के माध्यम से खिलाड़ी को पुनः पूर्व की अवस्था में लाकर अपने खेल कौशल का प्रारंभ किया जाना ही पुनर्वास है। पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए एथलीट, ट्रेनर, शारीरिक शिक्षक एवं खेल चिकित्सक आदि सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। इन पुनर्वास कार्यक्रमों में विभिन्न साधनों, विधियों एवं उपकरणों का उपयोग चिकित्सा के साथ साथ पुनर्वास हेतु किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ी को पुनः खेल, ट्रेनिंग एवं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शीघ्रता से वापस लाना होता है। चोटों के लिए कुछ तीव्रता एवं अल्प अवधि व्यायामों से पुनर्वास प्रारंभ करते हैं तथा गंभीर चोटों के लिए निम्न या मध्यम तीव्रता व्यायाम प्रारंभ करके उच्च तीव्रता वाले व्यायाम तक जाते हैं। पुनर्वास के लिए चयनित व्यायामों में से किसी प्रकार की कमी या त्रुटि नहीं होनी चाहिए तथा यह व्यायाम एक निश्चित अवधि एवं तालमेल में करना उचित होता है। अतः उपरोक्त के आधार पर पुनर्वास उस समय चरम पर होता है जब चोटग्रस्त भाग ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। इससे उत्तकों के गुणों में सुधार होता है तथा खिलाड़ी अपनी खेल क्रियाओं को करने के लिए पुरानी अवस्था में लौट जाता है। पुनर्वास, अभी आपने समझा कि पुनर्वास किसे कहते हैं। जब एक खिलाड़ी को खेल के दौरान चोट लग जाए, उसे पुनः पुरानी अवस्था में लौटाना। पुरानी अवस्था में लौटाने का मतलब खेलने की स्थिति में वापस खिलाड़ी को लाना ही पुनर्वास कहलाता है। अब आइए पढ़ते हैं पुनर्वास की प्रक्रिया क्या है। रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। खेल में खिलाड़ी को चोट लग जाने के पश्चात उसके पुनर्वास का विशेष महत्व बन जाता है, क्योंकि खिलाड़ी अपने पूर्व स्तर पर आने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इसलिए खिलाड़ी के चोट लगने के तुरंत बाद पुनर्वास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक खिलाड़ी अपने खेल में वापसी न कर ले। पुनर्वास का समय तथा इसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले साधन व विधियां चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर चोट साधारण है तो समय कम व उसके अनुरूप चिकित्सीय विधि का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा गंभीर चोट के लिए पुनर्वास में समय अधिक लगता है। चोट के पुनर्वास के साधन और विधियां निम्नलिखित हैं। रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कुल मिलाकर 3 ही है। एक, व्यायाम विधियां, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियां, चिकित्सा विधियां। व्यायाम विधियां, एक्सरसाइज मेथड। दूसरा, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग मेथड। तीसरा, ट्रीटमेंट मेथड। आइए सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं
व्यायाम मेथड, एक्सरसाइज मेथड। एक्सरसाइज मेथड, इसके अंतर्गत अभ्यासों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि खिलाड़ी को लगी हुई चोट को जल्दी ठीक किया जा सके तथा उसके अंगों में गति, मूवमेंट बनी रहे। ऐसे अभ्यासों को थेरेपेटिक एक्सरसाइज कहा जाता है। इसके अंतर्गत हाइजेनिक अभ्यास, हाइजेनिक एक्सरसाइज, रेमेडियल एक्सरसाइज, करेक्टिव एक्सरसाइज आदि आते हैं। अभ्यासों को आगे दो प्रकार में बांटा गया है। अभ्यासों को भी आगे दो प्रकार में बांटा गया है। एक हो गया सामान्य व्यायाम, दूसरा विशिष्ट व्यायाम, जनरल एक्सरसाइज और स्पेसिफिक एक्सरसाइज। उपचार के दौरान मरीज खिलाड़ी को हल्के एवं कम गति वाले व्यायाम कराए जाते हैं जिससे कि उसके चोट वाले अंग पर अधिक प्रभाव न पड़े। ऐसे व्यायामों का लगभग नई चोटों में, एक्यूट इंजरी अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। एक्यूट चोटों में अधिक से अधिक ऐसे एक्सरसाइजों का प्रयोग किया जाता है जैसे कि पैदल चलना, बैठकर धीरे धीरे व्यायाम करना। ये हो गया जनरल एक्सरसाइज। अब आइए पढ़ते हैं स्पेसिफिक एक्सरसाइज, विशिष्ट व्यायाम। जब चोट पुरानी हो जाए, पोस्ट एक्यूट क्रॉनिक इंजरी, तो सामान्य व्यायाम के बाद विशिष्ट व्यायाम का प्रयोग पुनर्वास में किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यायाम को सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रूप में किया जाता है और इसमें मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। इन्हें भी दो प्रकारों में बांटा गया है। अब देखिए, एक्सरसाइज ट्रेनिंग को दो भागों में बांटा गया। एक तो जनरल एक्सरसाइज हो गया, दूसरा स्पेसिफिक एक्सरसाइज हो गया। अब स्पेसिफिक एक्सरसाइज को भी दो प्रकार से बांटा गया। एक हो गया एक्टिव एक्सरसाइज, दूसरा पैसिव एक्सरसाइज। एक्टिव एक्सरसाइज जिन्हें बिना बाहरी मदद के किया जाता है, यह हो गया एक्टिव एक्सरसाइज। पैसिव एक्सरसाइज जिन्हें बाहरी मदद से किया जाता है। इन्हें एक्टिव व्यायाम और पैसिव व्यायाम भी दो प्रकार में बांटा गया है। अब पैसिव एक्सरसाइज जो है, यह भी एक्टिव व्यायाम और पैसिव व्यायाम भी दो प्रकार में बांटा गया है। अब इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, दूसरा स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, जैसे कि हो गया आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। इन व्यायामों को विभिन्न उपकरणों को अपनाकर किया जाता है जैसे वजन का प्रयोग कर, साइकिल का प्रयोग कर, ट्यूब का प्रयोग कर, स्प्रिंग का प्रयोग कर, अन्य मशीनों का प्रयोग कर। अब आइए रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का दूसरा मेथड पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग मेथड, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियां। पुनर्वास के लिए मरीज खिलाड़ी को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रखना पड़ता है जिससे कि उसकी इच्छा शक्ति व आत्मविश्वास बना रहे। अक्सर देखा गया है कि खिलाड़ी चोट लगने के पश्चात अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए अपने भविष्य के बारे में अधिक चिंताग्रस्त हो जाता है। इस स्थिति में मनोवैज्ञानिक विधियां द्वारा खेल मनोवैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक चिकित्सक इस बात पर अधिक ध्यान देते हुए विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाते हैं और यह विधियां उपचार के उपरांत भी संबंधित खिलाड़ी पर अपनाई जाती है। तीसरा मेथड रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का, जिसे बोलते हैं चिकित्सा विधियां, ट्रीटमेंट मेथड्स। खेल औषधि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ी को चोटों से बचाना है और अगर चोट लग जाए तो उसका पुनर्वास कम से कम समय में करना है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्न चिकित्सा विधियां अपनाई जाती हैं। वो निम्न चिकित्सा विधियां हैं, फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। मैदान में एक्यूट इंजरी लगने के तुरंत पश्चात राइस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है जिसे थंब रूल भी कहते हैं, वर्तमान में राइस की जगह प्राइस सिद्धांत का प्रयोग किया जाने लगा है जिसमें प्राइस में आने वाले वर्णमालाओं से तात्पर्य है पी से प्रोटेक्शन, आर से रेस्ट, आई से आइस, सी से कंप्रेशंस, ई से एलिवेशंस, एस से स्टेबलाइजिंग। प्रोटेक्शन, चोट लगे भाग का बचाव। रेस्ट, चोट लगे भाग को आराम देना 15 से 20 मिनट।
आइस, चोट लगे भाग पर बर्फ का प्रयोग करना अगर इससे एलर्जी न हो तब। कंप्रेशन का मतलब हो गया चोट लगे भाग से पहले भाग को हृदय की तरफ वाले भाग को दबाना, जिससे कि उस भाग का रक्त परिसंचरण रुक जाए या कम हो जाए और दर्द व जलन भी कम हो जाए। इसके लिए टॉर्निक बैंडेज का प्रयोग करते हैं। ई एलिवेशन, चोट लगे भाग को हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना। एस स्टेबलाइजिंग, चोट लगे भाग को किसी चीज से सहारा देना जिससे कि वह ज़्यादा हिले डुले ना। नोट, फ्रैक्चर में लकड़ी या बांस की खपची का प्रयोग करना उचित रहता है और अगर फ्रैक्चर जटिल कॉम्प्लिकेटेड हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। प्राथमिक उपचार प्रदान करने के पश्चात अगर खिलाड़ी को चोट लगे अंग में दर्द का आभास ज़्यादा हो रहा हो तो स्टेरॉयडल इंजेक्शंस का प्रयोग किया जाता है। सूजन व दर्द से राहत दिलाने वाली औषधि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात जब चोट पुरानी हो जाए, पोस्ट एक्यूट क्रॉनिक इंजरी, तो फिजियोथेरेपी का प्रयोग खिलाड़ी की चोट को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस फिजियोथेरेपी का प्रयोग प्राचीन काल में चिकित्सा शास्त्र के पितामह कहे जाने वाले हिपोक्रेटस तथा खेल चिकित्सा शास्त्र के पितामह कहे जाने वाले हेराक्लिटस भी अपने मरीजों का इलाज इनके आधार पर किया करते थे। आज इस आधुनिक काल में चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत फिजियोथेरेपी एक बड़े रूप में उभर कर आई है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की फिजियोथेरेपी विधियों का अपनाया जाता है, फिजियोथेरेपी को अपनाया जाता है। एक, हाइड्रोथेरेपी, जल से संबंधित विधि। इस थेरेपी के अंतर्गत जल से संबंधित विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें विशेष रूप से जल के तापमान पर ध्यान दिया जाता है। चिकित्सीय विधियों में गर्म या ठंडे जल का प्रयोग किया जाता है। वैक्स थेरेपी, मोम विधियाँ, इलेक्ट्रोथेरेपी, विद्युत संबंधी विधियाँ, साउंड थेरेपी, ध्वनि संबंधी विधियाँ, लाइट थेरेपी, प्रकाश संबंधित विधियाँ, वेव थेरेपी, तरंग संबंधी विधियाँ, मैग्नेटिक थेरेपी, चुंबकीय संबंधी विधियाँ, अरोमा थेरेपी, सौंदर्य संबंधी विधियाँ, मड थेरेपी, मिट्टी संबंधी विधियाँ, योग थेरेपी, योग संबंधित विधियाँ, एक्सरसाइज थेरेपी, अभ्यास संबंधित विधियाँ, मसाज थेरेपी, मालिश संबंधित विधियाँ, स्टीम थेरेपी, वाप संबंधित विधियाँ। तो इस बात को समझ लीजिए कि ये जितने भी हो गए ये सारे फिजियोथेरेपी के अंतर्गत आते हैं। रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के लिए इनका भी इस्तेमाल किया जाता है, इन थेरेपियों का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट दो बात है कि चिकित्सा शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं हिपोक्रेटस और खेल चिकित्सा शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं हेराक्लिटस। आइए अब आगे पढ़ते हैं। वर्तमान खेल युग में आपसी प्रतियोगिता ने बड़ा रूप ले लिया है जिसमें खिलाड़ी जीतने के लिए किसी भी हद पर पहुंच जाता है। खेलों में प्रयुक्त होने वाली तकनीकें दिन प्रतिदिन जटिलता की ओर बढ़ती जा रही हैं। इस वैज्ञानिक युग में प्रदर्शन के सुधार के लिए नई नई तकनीकों को खोजकर खिलाड़ियों पर प्रयोग किया जा रहा है। यह एक मुख्य कारण है कि आज खिलाड़ी को विभिन्न प्रकार की चोटों से ग्रसित होना पड़ रहा है। उपरोक्त को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि खेल में खिलाड़ियों को चोट लगने के मुख्य कारण आपसी प्रतियोगिता, नई नई तकनीकों का आना, मनोवैज्ञानिक कारण, पूर्ण रूप से वार्म अप न होना, संतुलित आहार का न मिलना, गलत तरीके से कौशल को करना आदि। प्राथमिक उपचार के पश्चात जब चोट 24 से 48 घंटे पुरानी हो जाए तो फिजियोथेरेपी विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें खिलाड़ी के उपचार में उसकी चोट के प्रकृति के आधार पर चिकित्सा के तरीके, थेरेपेटिक मॉडलिटीज़ का प्रयोग किया जाता है जिसको ऊपर क्रमानुसार अंकित किया गया है जो निम्न प्रकार के हैं। हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी जल से संबंधित इस थेरेपी के अंतर्गत जल संबंधी विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें विशेष रूप से जल के तापमान पर ध्यान दिया जाता है।
हाइड्रोथेरेपी विधियों में गर्म या ठंडे जल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए गर्म पानी से संबंधित विधियां कौन कौन सी हैं। हाइपरथर्मिया, वर्लपूल बाथ, इमर्सन बाथ जिसे विलियन स्नान भी कहते हैं, हाइड्रोकोलेट्रल पैक, कंट्रास्ट बाथ, जाकूजिया बाथ। ये 5 हो गया, भंवर स्नान, विलियन स्नान, हाइड्रोकोलेट्रल पैक, कंट्रास्ट बाथ, जाकूजिया। ये हो गए गर्म पानी से संबंधित फिजियोथेरेपी। अब ठंडे पानी से, गर्म पानी से संबंधित विधि को हाइपरथर्मिया कहते हैं और ठंडे पानी से संबंधित विधि को हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपरथर्मिया के लिए बर्फ़ का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में बर्फ़ का प्रयोग हो उसे जिस विधि में बर्फ़ का प्रयोग हो उसे क्रायोथेरेपी कहते हैं। ठंडे जल हाइपोथर्मिया से संबंधित विधियां निम्नलिखित हैं। अब देखिए गर्म जल जो हो गया वह तो हो गया हाइपरथर्मिया, और ठंडा जल का विधि जो हो गया वो हो गया हाइपोथर्मिया विधि। और स्पेशली बर्फ़ का इस्तेमाल जिस विधि में किया जाता है उसको क्रायोथेरेपी बोलते हैं। अब यहाँ पर ठंडे पानी का उपयोग कर जो विधि बनाया गया है फिजियोथेरेपी उसका नाम यहाँ पर पढ़िए। आइस थेरेपी, कोल्ड इमर्सन बाथ, आइस पैक, जेल पैक, रेफ्रिजरेंट पैक, कोल्ड कंप्रेशन, कोल्ड टॉवेल, कोल्ड स्प्रे, क्रायोकाइनेटिक, क्रायो स्ट्रेच, क्रायोजेल, आइस बाथ, केमिकल पैक, क्रायोसोना, क्रायो चैम्बर, वर्लपूल बाथ, इमर्सन बाथ, हाइड्रोकोलेट्रल पैक। यहाँ पर यह जितना बताया जा रहा है यह सब ठंडे पानी की विधियाँ हैं। यह सब ठंडे पानी से इस्तेमाल की जाने वाली विधियाँ हैं। और स्पेशली एक बात याद रखिए, क्रायोथेरेपी में सिर्फ बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए पढ़ते हैं हाइपरथर्मिया मतलब कि गर्म पानी से संबंधित जो विधियां हैं उसके बारे में। हाइपरथर्मिया, भंवर स्नान, वर्लपूल बाथ। जिस चिकित्सीय विधि में जल विलयन तकनीक वाटर इमर्सन मेथड को चिकित्सीय प्रभाव के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसमें एक टब पानी से भरा रहता है और मशीन तकनीकी द्वारा जल भंवर के रूप में घूमता है। इस विधि में शरीर के चोटग्रस्त भाग को जल में डुबाया जाता है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल उदासीन होकर शरीर के चोटग्रस्त भाग को बायोंसी के कारण जल में तैरने में सहायता करता है। चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा जल का तापमान इस विधि के लिए 12 से 15 सेल्सियस तक अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इस तकनीक को वाटर जेट मसाज के साथ भी जल के उच्च दाब पर रखने के साथ उपयोग किया जाता है। इस चिकित्सीय विधि का उपयोग मांसपेशीय खिंचाव, मसल्स पुल, कंट्यूजन, स्प्रेन, मोच, टेनोसाइनोवाइटिस, टेंडोनाइटिस आदि चोटों में किया जाता है। इमर्सन बाथ, विलय स्नान। इस विधि में गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है जिससे चोट लगे अंगों में तत्परता एक्टिवनेस लाने के लिए इसे गर्म पानी में डुबाया जाता है और हल्के रूप से चोट लगे अंग को हिलाया जाता है। चोट की प्रकृति के अनुसार जल को विभिन्न ताप पर गर्म किया जाता है। हाइड्रोकोलेट्रल पैक। इस विधि में चोटग्रस्त खिलाड़ी को ठंडे एवं गर्म चिकित्सा दी जाती है। देखिए यहाँ भी ठंडा और गर्म है यहाँ पर जुड़ा हुआ। इसको ऐसा नहीं कि आप समझिएगा कि यह हाइपोथर्मिया हो गया, ठंडे पानी का इस्तेमाल वाला नहीं। यहाँ इस बात को आराम से समझिए। हाइड्रोकोलेट्रल पैक में इस विधि में चोटग्रस्त खिलाड़ी को ठंडे एवं गर्म चिकित्सा दी जाती है। यहाँ गर्म जुड़ा हुआ है इसीलिए याद रखिएगा कि यह गर्म चिकित्सा पद्धति है। ठंडी चिकित्सा के लिए एक बैगनुमा पैक जो मुलायम सिंथेटिक पदार्थ का बना हुआ होता है जिससे शरीर के किसी भी अंग को नुकसान नहीं पहुंचता है, तथा गर्म चिकित्सा के लिए गर्म जल या साइट्रोक्रोम क्रिस्टल जिसका तापमान 40 से 48 डिग्री का उपयोग किया जाता है जिससे
तापीय संवेदना और ताप नियमन नियंत्रण में कमी के कारण प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए हाइड्रोकोलेट्रल पैक का असर क्या है, प्रभाव क्या है। इसका प्रयोग मांसपेशीय गुंबद मसल्स कंट्यूजन, मांसपेशियों का नीला पड़ जाना, मांसपेशीय खिंचाव, स्ट्रेन, मांसपेशीय ऐंठन, क्रैम्प आदि के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से दर्द व मांसपेशीय ऐंठन में कमी तथा रक्त का परिसंचरण बढ़ जाता है। टेक्निक क्या है, तापमान लगभग 65 डिग्री सेल्सियस होता है। चोटग्रस्त भाग व हाइड्रोकोलेट्रल पैक के मध्य सूखा कपड़ा या तौलिया रखा जाता है। चिकित्सा का समय 20 से 30 मिनट होता है। अब यहाँ देख लीजिए 65 डिग्री सेल्सियस है तो पानी कितना गर्म होगा। कंट्रास्ट बात, गर्म और ठंडा पानी, देखिए यहाँ गर्म भी जुड़ा हुआ है, अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं गर्म विधि। कंट्रास्ट बात, इस विधि में गर्म एवं ठंडे जल का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही प्रकार के जल को अलग अलग बर्तन टब में डाल दिया जाता है और चोट लगे अंग को इसमें डुबोया जाता है। इस विधि में पहले ठंडे जल का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में पहले ठंडे जल का प्रयोग किया जाता है, किसमें, कंट्रास्ट बात में। कंट्रास्ट बात में सबसे पहले ठंडे जल का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग मसल सोरनेस, दर्द, जलन, सूजन, जोड़ों की चोटें, हल्की चोट, इसकी चिकित्सा का समय 15 से 30 मिनट होता है। इलाज के शुरू में चोट की प्रकृति के अनुसार जल को अलग अलग तापक्रम पर प्रयोग किया जाता है। चोट की प्रकृति में क्रॉनिक इंजरी में 30 सेकंड ठंडे जल में तथा 2 मिनट गर्म जल में चोट लगे अंग को डुबाया जाता है और यह क्रम 15 से 30 मिनट तक चलता रहता है। तीव्र चोट, एक्यूट चोट में पहले 2 मिनट ठंडा जल और क्रमशः 10, 20, 30 सेकंड तक गर्म जल में चोट लगे अंग को डुबाया जाता है और यह क्रम 15 से 30 मिनट तक चलता रहता है। ओवरयूज चोट, ओवरयूज इंजरी में चोट लगे अंग को 1 मिनट ठंडे जल और 1 मिनट गर्म जल में डुबोया जाता है और यह क्रम भी 15 से 30 मिनट तक चलता रहता है। ठंडा जल रक्त वाहिनियों में वैसो कंस्ट्रिक्शंस का काम करता है तथा गर्म जल रक्त वाहिनियों में वैसो डायलेशन का कार्य करता है। पानी का ताप चोट की प्रकृति के अनुसार प्रयोग किया जाता है। पानी का ताप चोट की प्रकृति के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए। यह ताप निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अधिक गर्म पानी 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक 1982 के अनुसार सबसे बढ़िया तापमान जो है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गर्म पानी 34 से 37 तक, गुनगुना पानी 26 से 33 तक, ठंडा पानी 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तक, अधिक ठंडा 12 सेल्सियस से कम, बर्फ -0 डिग्री सेल्सियस तक। लास्ट है गर्म पानी का विधि जाकुजिया। इस विधि में चोटग्रस्त खिलाड़ी को या उसके चोटग्रस्त अंग को जल से भरे हुए टब में डुबो दिया जाता है। उस टब में लगे हुए जेट मसाजर पानी के अंदर सुई की नोक जैसे पानी की धार को तेजी से शारीरिक अंग पर प्रहार करते हैं। यह एक प्रकार का मसाज जल के अंदर किया जाता है। आइए अब पढ़ते हैं बर्फ व ठंडे पानी से संबंधित विधियां, जिसे इंग्लिश में हाइपोथर्मिया कहते हैं। एक और बात, क्रायोथेरेपी ठंडी चिकित्सा जिसमें सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी याद रखें। हाइपरथर्मिया गर्म पानी का इस्तेमाल होता है और हाइपोथर्मिया ठंडे पानी व बर्फ़ का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और क्रायोथेरेपी जिसमें सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब पढ़ते हैं क्रायोथेरेपी। इस चिकित्सा में बर्फ़ का प्रयोग लगभग 15 से 20 मिनट पर थोड़े थोड़े अंतराल पर किया जाता है। एथलेटिक्स प्रकार की चोटों के लिए यह सबसे प्रभावी विधि होती है।
एथलेटिक्स प्रकार की चोटों के लिए यह सबसे प्रभावी विधि होती है क्रायोथेरेपी, जिसमें बर्फ से चिकित्सा किया जाता है 15 से 20 मिनट तक। इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव मोच, स्प्रेन, मसल पुल, मसल्स मांसपेशी खिंचाव, मांसपेशी गुम्बद, मसल्स कंट्यूजन, मांसपेशी ऐंठन, मसल्स क्रैम्प, मसल्स स्पाज्म, मांसपेशी अकड़न, तीव्र एक्यूट एवं क्रॉनिक चोटों पर पड़ता है। इसमें दर्द, ऐंठन, सूजन आदि कम होती है बर्फ से, तथा त्वचा में रक्त परिसंचरण बढ़ता है। इस उपचार का प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव मतलब उल्टा प्रभाव, जैसे रक्त परिसंचरण में बाधा, ठंड से एलर्जी आदि। तो बर्फ़ का फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। अब टेक्निक क्या है? चोट लगे अंग को पॉलीथीन या कपड़े से पहले ढक दिया जाता है, फिर उस पर बर्फ़ का प्रयोग रखकर, रगड़कर या बांधकर किया जाता है। आइए अब हाइपोथर्मिया, ठंडे व बर्फ पानी से इस्तेमाल किए जाने की विधियों को एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहला बर्फ मालिश, आइस मसाज। देखिए आइस मसाज, इसमें बर्फ़ को पॉलीथीन बैग में डालकर चोटग्रस्त भाग पर हल्का हल्का रगड़ा जाता है। रगड़ने की दिशा सीधे सीधे या वर्तीय होती है। यह क्रिया 5 से 10 मिनट तक लगातार की जाती है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है चोट की प्रकृति के आधार पर। यह हो गया आइस मसाज। दूसरा, ठंडे पानी में डुबाना, कोल्ड इमर्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है? एक टब में ठंडा जल, जिसमें जल का तापमान 0 से 10 सेल्सियस होना चाहिए। अच्छे प्रभाव के लिए जल और बर्फ़ की मात्रा 50-50% होनी चाहिए। चोटग्रस्त भाग को 10 मिनट तक पानी में डुबोया जाता है। इस 10 मिनट की अवधि को टुकड़ों में बांटकर प्रयोग कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। अब देखिए आइस पैक के बारे में। आइस पैक क्या कहता है? एक प्लास्टिक बैग या थैली में बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े या बर्फ़ को रखा जाता है। इसका प्रयोग चोटग्रस्त भाग पर रखकर या मालिश कर लगभग 15 से 20 मिनट तक किया जाता है। इसको दिन में कई बार दोहराया जा सकता है। कोल्ड कंप्रेशन, इसमें खिलाड़ी के चोटग्रस्त भाग के अंग पर बर्फ़ को बैंडेज की मदद से दर्द सहन करने तक मजबूती से बांध दिया जाता है। कोल्ड कंप्रेशन में क्या होता है? खिलाड़ी के चोटग्रस्त भाग के अंग पर बर्फ़ को बैंडेज की मदद से दर्द सहन करने तक मजबूती से बांध दिया जाता है। कोल्ड टॉवल, इस विधि में गीले कपड़े के टॉवल को फ्रीजर में जमा दिया जाता है। जब वह पूर्ण रूप से जम जाए तो उसे खिलाड़ी के चोटग्रस्त अंग पर लपेट दिया जाता है। वाष्पयुक्त स्प्रे, वेपोराइज्ड कोल्ड स्प्रे, चोट लगने के तुरंत बाद मांसपेशियों को एकदम से आराम देने के लिए तथा दर्द कम करने के लिए ठंडे स्प्रे तैयार किए गए हैं, जो कि वाष्पित होकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। इन स्प्रे के लिए इथाइल क्लोराइड या मीथेन गैसों का प्रयोग किया जाता है। नोट: ठंडे चिकित्सा के अंतर्गत प्रयोग करने के लिए अवधि, विधि का प्रकार आदि निम्न बातों पर निर्भर करता है: चोटग्रस्त भाग, चोट का प्रकार, चोट की प्रकृति तथा ठंडे या गर्म विधि से एलर्जी। ठंडा व चिकित्सीय व्यायाम, क्रायोकाइनेटिक। क्रायोकाइनेटिक ठंडा और चिकित्सीय व्यायाम। इस विधि में चोटग्रस्त भाग पर ठंडी चिकित्सा दी जाती है, यानी कि बर्फ का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात सामान्य गति के लिए नियंत्रित व्यायाम कराया जाता है और दर्द का आभास होते ही या महसूस होते ही इसको रोक दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार तक दोहराया जाता है। प्रभाव क्या है? इस विधि के कायिकी, फिजियोलॉजिकल, कायिकीय एवं चिकित्सकीय, मेडिकल दोनों प्रकार के प्रभाव चोटग्रस्त भाग पर पड़ते हैं।
इससे क्षतिपूर्ति शीघ्र होती है। इस विधि से घाव जल्दी भरता है। यह स्प्रेन के लिए अच्छा होता है। क्रायोस्ट्रेच, इस विधि में चोटग्रस्त भाग को मांसपेशी को बर्फ युक्त जल में पहले डुबोया जाता है, फिर चोटग्रस्त मांसपेशी को ही फैलाव स्ट्रेच की स्थिति में लाया जाता है। देखिए क्रायोकाइनेटिक में क्या होता है कि इसमें एक्सरसाइज कराया जाता है। क्रायोकाइनेटिक में पहले तो बर्फ का उपयोग करके इसका इलाज किया जाता है, उसके बाद एक्सरसाइज कराया जाता है। क्रायो स्ट्रेच में क्या होता है, चोटग्रस्त भाग को बर्फ के जल में पहले डुबोया जाता है और फिर उसको स्ट्रेच किया जाता है, मांसपेशियों को फैलाव की स्थिति में लाया जाता है। इसी को बोलते हैं क्रायो स्ट्रेच। क्रायोजेल क्या है, इस विधि में ठंडे जेल का प्रयोग चोटग्रस्त अंग पर किया जाता है, जो चोट लगने के तुरंत बाद मांसपेशियों को आराम देने के साथ दर्द कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइस बाथ, इस विधि में बर्फ युक्त पानी में खिलाड़ी के शरीर को या चोट लगे अंग को डुबाया जाता है, इसी को बोलते हैं आइस बाथ। क्रायोसोना, इस विधि में मरीज को एक कैबिन में बैठा दिया जाता है जिसके चारों तरफ से अंदर की तरफ बर्फ द्वारा ठंडक पहुंचाई जाती है। क्रायोसोना में आइस बाथ में क्या होता है कि इसमें बर्फ युक्त पानी में खिलाड़ी के चोट लगे अंग को डुबा दिया जाता है। क्रायोसोना में क्या होता है कि इसमें एक कैबिन में बैठा के चारों तरफ से बर्फ के ठंडक पहुंचाई जाती है। क्रायो चैम्बर, इस विधि में कैबिन या चैम्बर का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर इथाइल क्लोराइड या मीथेन गैस द्वारा ठंडक पहुंचाई जाती है। नोट, भंवर स्नान, विलय स्नान तथा हाइड्रो कोलेट्रल पैक के लिए ठंडे व बर्फ के पानी का प्रयोग गर्म जल संबंधित चिकित्सा की तरह ही किया जाता है। अब तक आपने पढ़ा हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में आपने हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया दोनों के विषय में पढ़ा। हाइपरथर्मिया जिसमें गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे भंवर स्नान, विलयन स्नान, हाइड्रोकोलेट्रल पैक, कंट्रास्ट बाथ, जाकुजिया, ये हो गया हाइपरथर्मिया। दूसरा हाइपोथर्मिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आइस मसाज, कोल्ड इमर्सन, आइस पैक, जेल पैक, कोल्ड कंप्रेशन, कोल्ड टॉवल, कोल्ड स्प्रे, क्रायोकाइनेटिक, क्रायो स्ट्रेच, क्रायोजेल, आइस बाथ, इन सबको आपने पढ़ा। अब पढ़ते हैं वैक्स थेरेपी के बारे में। वैक्स थेरेपी, वैक्स थेरेपी या फिर पैराफिन थेरेपी, इस विधि का उपयोग जोड़ों के चोट के लिए किया जाता है। जॉइंट्स में अगर किसी प्रकार का चोट लग जाता है तो उसके लिए पैराफिन थेरेपी या फिर वैक्स थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर हाथ व पैर के छोटे जोड़ तथा घुटने के जोड़ के लिए किया जाता है। इसके अलावा हड्डी के टूटे हुए अंग पर चिकित्सीय प्लास्टर खुलने के पश्चात इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रभाव क्या है, इससे रक्त परिसंचरण बढ़ता है, दर्द कम होता है तथा चोटग्रस्त भाग को आराम मिलता है। अगर पैराफिन की तह मोटी हो तो ऊष्मा हानि से बचाव भी होता है। टेक्निक क्या है वैक्स थेरेपी का, इस विधि के प्रयोग करने के लिए एक मिश्रण तैयार किया जाता है जिसमें 2 किलोग्राम ठोस पैराफिन मोम, 1 किलोग्राम पेट्रोलियम जेली तथा 1 किलोग्राम पैराफिन द्रव्य मिलाया जाता है। तीनों को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर इन्हें आपस में मिलाया जाता है और पैराफिन थेरेपी के लिए मिश्रण तैयार किया जाता है। मिश्रण का आदर्श ताप टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पैराफिन थेरेपी निम्न के द्वारा की जाती है। अब पैराफिन थेरेपी किस किस चीज़ के द्वारा किया जाता है देखिए, जैसे कि पैराफिन स्नान, वैक्स बाथ, पैराफिन बाथ, चोटग्रस्त जोड़ के भाग पर बैंडेज या पट्टी बांधकर
उसके ऊपर बूंद बूंद करके मिश्रण को टपकाया जाता है। लगभग 3-3 मिनट तक एक मिश्रण क्रमानुसार डाला जाता है। इस विधि को 6 से 12 बार दोहराया जाता है। इसमें चिकित्सा का समय 20 से 30 सेकंड का होता है। चिकित्सा के पश्चात चोटग्रस्त भाग को कपड़े से ढक दिया जाता है। नोट: इस चिकित्सा का उपयोग घाव, चर्म रोग, सुन्न हो रहे अंग, ब्लड प्रेशर के मरीज आदि पर नहीं किया जाना चाहिए। पैराफिन मिश्रण की और भी कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि पैराफिन पेंटिंग। इस विधि में पेंटिंग ब्रश को मिश्रण में डुबाया जाता है, फिर चोटग्रस्त जोड़ों पर इसकी पेंटिंग स्वरूप क्रिया की जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चोटग्रस्त जोड़ों को पहले किसी कपड़े या पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। यह प्रक्रिया 6 से 12 बार दोहराई जाती है, जिसकी कुल अवधि 15 से 20 मिनट तक होनी चाहिए। इस चिकित्सा के पश्चात पैराफिन हटाकर चोटग्रस्त जोड़ को कपड़े या तौलिए से ढक देना चाहिए, जिससे कि ऊष्मा बनी रहे। तो देखिए, वैक्स थेरेपी देने का 2 तरीका अभी आपने समझा। पैराफिन स्नान, जिसमें क्या किया जाता है, कोई चीज़ लपेट कर उसके ऊपर बूंद बूंद करके पैराफिन मोम टपकाया जाता है। और पैराफिन पेंटिंग में ठीक वही है, कोई चीज़ लपेट दिया जाता है चोटग्रस्त भाग पे और उसके बाद उसके ऊपर किसी ब्रश से पैराफिन से पेंटिंग कर दिया जाता है। तीसरा, पैराफिन डीप। इस विधि में चोटग्रस्त जोड़ को पैराफिन के मिश्रण में डुबाया जाता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है, जिसमें चिकित्सा की अवधि 15 से 20 मिनट तक की होती है। तो यह तीनों हो गया, पैराफिन स्नान, पैराफिन पेंटिंग और पैराफिन डीप। डीप नाम से ही है कि चोटग्रस्त अंग को उसमें डुबाना है। एक और बात यहाँ याद रखें कि वैक्स थेरेपी का विशेषकर प्रयोग किया जाता है जोड़ों के चोटों को ठीक करने के लिए। इलेक्ट्रोथेरेपी, यह विद्युत की मदद से दी जाने वाली चिकित्सा है। इसके द्वारा शरीर के उपचार वाले अंगों में ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। एक्यूट तथा क्रॉनिक चोटों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से मांसपेशियों की गहराई तक प्रभाव डाला जाता है। इलेक्ट्रोथेरेपी का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं: चोट का प्रकार, चोट की प्रकृति, चोट लगने की शरीर में जगह, शारीरिक अंग सूचक चिन्ह, उपचार की अवधि, उपचार की देने की आवृत्ति, अनुकूलन, वार्म अप, बचाव के तरीके, मरीज को उपचार संबंधित सावधानियां बताना। देखिए, इलेक्ट्रोथेरेपी के कुछ दोष भी हैं। अगर चिकित्सक ऑपरेटर ट्रेंड नहीं है तो निम्न दोष हो सकते हैं: जल जाना, इलेक्ट्रिकल करंट का लगना, झटका, सिर दर्द, कब्ज का होना, चक्कर आना, आंखों में चोट लगने की संभावना, घबराहट। खेलों में चोटों के उपचार के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी के विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। खेलों में चोटों के उपचार के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी के विभिन्न विधियों को अपनाया जाता है, जैसे कि डायथर्मी, डायप्लस थेरेपी, पाराध्वनि थेरेपी, इंफ्रारेड तरंग थेरेपी, पैराबैंगनी किरणें, विद्युतीय मांसपेशीय उत्तेजना। इलेक्ट्रोथेरेपी में इन निम्नलिखित विधियों को अपनाया जाता है। अब आइए पढ़ते हैं सबसे पहले डायथर्मी। डायथर्मी क्या है? यह एक प्रकार की विद्युत चिकित्सीय विधि है, इलेक्ट्रोथेरेपी है। इसके अंतर्गत विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से शरीर के अंगों में ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इसका उपयोग ऊतकों के गहराई तक घाव भरने के लिए किया जाता है। देखिए, अब डायथर्मी का उपयोग क्यों किया जाता है? ऊतकों की गहराई तक या घाव भरने के लिए किया जाता है। डायथर्मी को उसके विद्युतीय तरंगों के गहराइयों के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। डायथर्मी को उसके विद्युत तरंगों की गहराई के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। एक लॉन्ग वेव डायथर्मी, शॉर्ट वेव डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी। उपरोक्त में से दीर्घ तरंग डायथर्मी को पहले पूर्व के समय में प्रयोग किया जाता था।
आज वर्तमान समय में अल्प तरंग तथा सूक्ष्म तरंग डायथर्मी का प्रयोग अधिकाधिक किया जाता है, क्योंकि इनका प्रभाव अधिक स्थानीय होता है। अब पढ़िए अल्प तरंग डायथर्मी, शॉर्ट वेव डायथर्मी। इस विधि में एक उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी वाले विद्युत धारा प्रवाह द्वारा अधिक गहराई में स्थित ऊतकों को ऊष्मा प्रदान की जाती है। इस विधि में विद्युत धारा बिना ज्वलनशील प्रक्रिया के शरीर के गहरे ऊतकों में ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसकी आवृत्ति 27.33 मेगाहर्ट्ज होती है। इस विधि में उपकरण की तीव्रता उस समय तक बढ़ाते हैं जब तक मरीज को चोटग्रस्त भाग पर गर्मी महसूस न होने लगे। उपचार का तरीका, इसमें मुख्यतः 2 विधियों से उपचार किया जाता है। देखिए, शॉर्ट वेव डायथर्मी को भी उपचार के 2 विधियों में बांटा गया है। एक तो हो गया शॉर्ट वेव डायथर्मी का कैपेसिटर फील्ड मेथड, दूसरा केबल मेथड। कैपेसिटर फील्ड मेथड, इस विधि में उपचार वाले अंग के दोनों तरफ तौलियों को दोहराकर लगाया जाता है, फिर उस पर दोनों तरफ से विद्युतीय धारा छोड़ने वाले इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। बिना किसी हानिकारक प्रभाव से इसके द्वारा विद्युतीय धारा को रोगी के शरीर के ऊतकों में उच्च तीव्रता से गुजारा जाता है। केबल मेथड, इंडक्टिव मेथड, इसके केबल की लंबाई 5 मीटर तक रखी जाती है। इसमें इलेक्ट्रोड्स तथा चुंबकीय क्षेत्र का लाभ उठाते हैं। अंत में स्थिर विद्युत क्षेत्र को ऊष्मा से सीधे उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गहराई तक ऊष्मा देने में लाभदायक होता है। इसके केबल की लंबाई 5 मीटर तक रखी जाती है। उपचार की अवधि चोट की प्रकृति के आधार पर 10 से 30 मिनट, दिन में 2 बार। तीव्र सूजन के लिए 5 से 10 मिनट। अब इसका प्रभाव क्या रहता है यह देखिए। अब जब आप डायथर्मी से इलाज करेंगे तो इसका प्रभाव क्या है। टेंडन की चोटों, मांसपेशी, हड्डियों आदि की सूजन में इसका प्रभाव उपयोग किया जाता है। टेंडन की चोटों, मांसपेशी, हड्डी आदि के सूजन में इसका उपयोग किया जाता है। जीवाणु संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर किया जाता है। मांसपेशीय खिंचाव को जल्दी सामान्य बनाता है। मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। यह दर्द को कम करता है क्योंकि यह तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालता है। ऊतकों के चयापचय, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। माइक्रोवेव डायथर्मी, अब देखिए माइक्रोवेव डायथर्मी आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि डायथर्मी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। लॉन्ग वेव डायथर्मी, शॉर्ट वेव डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी। जब आपने शॉर्ट वेव डायथर्मी पढ़ा तो उसमें 2 मेथड मिला, कैपेसिटर फील्ड मेथड और केबल मेथड। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर माइक्रोवेव डायथर्मी। इस विधि में विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। यह तरंगें सूक्ष्म होती हैं। इन सूक्ष्म तरंगों को डेसीमीटर तरंग के रूप में भी जाना जाता है। इन तरंगों की लंबाई 12.25 सेंटीमीटर होती है और इसकी आवृत्ति 900 मेगाहर्ट्ज से 2500 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। सामान्य तौर पे इसकी आवृत्ति 2450 मेगाहर्ट्ज होती है। उपचार का क्या तरीका है। माइक्रोवेव डायथर्मी उपचार का क्या तरीका है। इसमें व्यक्ति के शरीर के अंग को 10 से 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। उपचार की अवधि प्रतिदिन 10 से 30 मिनट। इसमें 200 वाट धारा प्रवाह की जाती है। अब इसका प्रभाव क्या है। जिस मांसपेशी में रक्त और जल की मात्रा अधिक होती है उसका उपचार इस विधि से अच्छा होता है, क्योंकि यह मांसपेशी को अधिक व वसा को कम ऊष्मा प्रदान करता है। मांसपेशियों की ऐंठन व अकड़न को कम करता है। जीवाणु संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव करता है। रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। आंखों के लिए अधिक हानिकारक होता है। अब आइए पढ़ते हैं यहाँ पर डाईप्लस थेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी के विभिन्न विधियों को आप अभी पढ़ रहे हैं।
जिसमें से आपने अभी पढ़ा डाइथर्मी और अब आप पढ़ने जा रहे हैं डाइप्लस थेरेपी। डाइप्लस थेरेपी यह एक विद्युतीय चिकित्सा की विधि है जिसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग मुलायम ऊतकों एवं हड्डी की तीव्र सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें पल्स की आवृत्ति 80 से 600 तक होती है। इसमें चिकित्सा करने वाले उपकरण के हेड को चोटग्रस्त भाग के पास रखा जाता है। इसकी भेदन क्षमता 15 से 20 सेंटीमीटर तक की गहराई होती है। इसके द्वारा 15 सेंटीमीटर व्यास का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उपचार की अवधि 10 से 15 मिनट की होती है। इसे दिन में 1 या 2 बार प्रयोग किया जा सकता है। उपचार 3 से 5 दिन तक किया जा सकता है। प्रभाव: सूजन को कम करता है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, दर्द से आराम मिलता है, मांसपेशीय ऐंठन को कम करता है। आपने इलेक्ट्रोथेरेपी में पढ़ा डाइथर्मी, डाइप्लस थेरेपी। अब तीसरा है यहाँ पैराध्वनि चिकित्सा या पैराश्रव्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड थेरेपी और अल्ट्रासोनिक थेरेपी। इसके अंतर्गत पराध्वनि तरंगों के द्वारा उपचार किया जाता है। भौतिक विज्ञान में अल्ट्रासोनिक तरंगे उन्हें कहा जाता है जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊंची होती है। इन तरंगों को क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न किया जाता है। इन तरंगों को क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न किया जाता है। यह ऐसी तरंगें होती हैं जिन्हें मनुष्य अपने कानों से नहीं सुन सकता। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत अधिक होने के कारण यह अपने साथ अधिक ऊर्जा ले जाती है। इन तरंगों की आवृत्ति 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड। साथ ही इनकी तरंगें बहुत छोटी होने के कारण इन्हें एक पतली किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। चिकित्सा विज्ञान में इन्हें बैक्टीरिया का विनाश करने में उपयोग करते हैं। इसके अलावा गठिया रोग व मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए इस विधि का उपयोग में लाया जाता है। खेल चिकित्सीय शास्त्र में इसकी आवृत्ति सामान्यतः 1 से 3 मेगाहर्ट्ज तक प्रयोग की जाती है। खेलों में इसका उपयोग शरीर में अल्ट्रासोनिक साउंड के प्रभाव के माध्यम से उपचार किया जाता है। देखिए उपचार का तरीका क्या है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी के उपचार का तरीका क्या है। इसमें अल्ट्रासोनिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा क्रिस्टल को डायफ्राम से जोड़ा जाता है। यह डायफ्राम बहुत तेजी से आगे और पीछे की तरफ कार्य करता है। इस क्रिया की गति 1 या 2 मिलियन प्रति सेकंड की दर से होती है। इस गति के कारण वायु में थनीकरण होता है जिसको द्रव या जल के माध्यम से चोटग्रस्त भाग में संचालित किया जाता है। इन अल्ट्रासोनिक तरंगों के उत्पादन की प्रक्रिया एक ट्यूब समान रचना से होती है जिसे ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या है। जैसे कंट्यूजन के दौरान इस उपचार का उपयोग नहीं करना चाहिए। हृदय, आँख, कान, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के उपचार करते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। इस उपचार का प्रयोग 1 सप्ताह में 1 बार ही होना चाहिए। जब भी इसका उपचार दिया जाए तो इसका उपचार 20 बार से अधिक नहीं होना चाहिए। इस उपचार का प्रयोग खेल चोटों में सामान्यतः मुलायम ऊतकों की पोस्ट एक्यूट चोटों पर किया जाता है जैसे कि स्प्रेन, स्ट्रेन टेंडनाइटिस। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इंफ्रारेड। आप अभी तक पढ़ चुके हैं डाइथर्मी, डाइप्लस थेरेपी, पैराध्वनि थेरेपी। अब आप पढ़ने वाले हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इस चिकित्सा विधि का उपयोग मुलायम ऊतकों की चोटों के लिए किया जाता है, विशेषकर तब जब मुलायम ऊतक की चोटों से सूजन खत्म हो जाती है, जिसमें किरणों की तरंगों की लंबाई 40 लाख
आर्मस्ट्रांग से 7700 आर्मस्ट्रांग यूनिट होती है। यह किरणें किसी भी गर्मी प्रदान करने वाले उपकरण या सूर्य से प्राप्त की जाती है, जैसे सूर्य, विद्युतीय हीटर, इंफ्रारेड लैंप आदि। विशेष रूप से इसके लिए इंफ्रारेड लैंप का प्रयोग किया जाता है। इस इंफ्रारेड लैंप से यह किरणें प्रकाशित होकर स्वयं उत्सर्जित होती हैं। इसका उपयोग चोटग्रस्त भाग के लिए रोज 10 से 20 मिनट तक किया जाना चाहिए। अगर इन किरणों को त्वचा पर 90 डिग्री कोण से डाला जाए तो सबसे अधिक प्रभावित होता है। यह किरणें दो प्रकार के उपकरणों से निकाली जाती है, एक नॉन ल्यूमिनस इक्विपमेंट, दूसरा ल्यूमिनस इक्विपमेंट से। अप्रकाश युक्त उपकरण, प्रकाश युक्त उपकरण। अप्रकाश युक्त उपकरण नॉन ल्यूमिनस इक्विपमेंट, इस उपकरण से 40,000 एंगस्ट्रॉम यूनिट तरंग लंबाई की इंफ्रारेड किरणें उत्सर्जित होती हैं, जिसकी भेदन क्षमता 0.1 mm से 1 mm तक होती है। इस उपकरण में ज्वलनशील पदार्थ के लिए तार का प्रयोग किया जाता है और जब इस तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसमें 8 mm व्यास वाली ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। यह एक विद्युत इंसुलेटर का कार्य भी करता है तथा ऊष्मा की अच्छी चालक भी होती है। ल्यूमिनस इक्विपमेंट, प्रकाश युक्त उपकरण। इसकी तरंग की लंबाई लगभग 10,000 आर्मस्ट्रांग यूनिट होती है तथा यह 60 से 1000 वोल्ट तक की धारा विद्युत प्रवाह को ग्रहण करके सहन करती है। इसकी भेदन क्षमता 3 mm तक होती है। इसमें एक बल्ब का प्रयोग किया जाता है जिसमें निष्क्रिय गैस भरी रहती है और टंगस्टन तार का फिलामेंट लगा रहता है, जिसमें बार बार ठंडा और गर्म होने की अच्छी सहनशीलता होती है। बल्ब के सामने एक लाल रंग का कांच रखा जाता है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। इसकी भेदन क्षमता अप्रकाशीय युक्त उपकरणों की अपेक्षा अधिक होती है। देखिए अब इसका प्रभाव क्या है। इसका प्रभाव यही है कि मांसपेशियों के ऐंठन को कम करता है, दर्द से आराम दिलाता है, चयापचय क्रियाओं को बढ़ाने में सहयोग करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को बढ़ाने में सहयोग करता है क्योंकि इसका संबंध ऊष्मा से होता है। त्वचा एवं ऊतकों में रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। अगर गलती से ताप अधिक बढ़ जाए तो ऊतकों को नुकसान हो सकता है। त्वचा रोग होने की संभावना होती है। गंदे पदार्थों को मांसपेशियों में रक्त द्वारा बाहर निकालता है। पसीने की ग्रंथियों के ताप को बढ़ाता है। अल्ट्रावायलेट रे, पैराबैंगनी किरणें। अब तक आपने पढ़ा डायथर्मी, डायप्लस थेरेपी, पैराध्वनि थेरेपी, इंफ्रारेड तरंग थेरेपी। अब आप पढ़ने वाले हैं अल्ट्रावायलेट रेज थेरेपी, पैराबैंगनी किरणें। देखिए पैराबैंगनी किरणें सूर्य की किरणों द्वारा उत्सर्जित होती है। इन सूर्य की किरणें में इंफ्रारेड किरण की मात्रा अधिक और पैराबैंगनी किरणों की मात्रा कम होती है। अभी इसको अच्छे से समझ लीजिए कि पैराबैंगनी किरणें सूर्य के किरणों के द्वारा उत्सर्जित होती हैं। सूर्य की किरणों के द्वारा उत्सर्जित होती हैं, जिसमें सूर्य की किरणों में इंफ्रारेड किरण की मात्रा अधिक होती है। इंफ्रारेड किरण की मात्रा अधिक होती है और पैराबैंगनी किरणों की मात्रा कम होती है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज की मात्रा कम होती है। यह किरणें द्रवित मरकरी को उच्च ताप पर गर्म करने के लिए पैराबैंगनी किरणों की तरंगों की लंबाई के समान किरणें उत्सर्जित करती हैं। इन किरणों को मानव अपनी आंखों द्वारा ग्रहण करे तो उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। इसमें किरणों की तरंगों की लंबाई 3900 आर्मस्ट्रांग से 136 आर्मस्ट्रांग यूनिट होती है। उपचार के लिए इनकी तरंगों की लंबाई निम्न प्रकार से प्रयोग की जाती है। देखिए
अब प्रयोग समझने से पहले यह समझिए, स्किन के ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, अंदरूनी परत को डर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के लिए 2900 से 1849 आर्मस्ट्रांग यूनिट का प्रयोग किया जाता है और डर्मिस के लिए 3300 से 2900 आर्मस्ट्रांग यूनिट का प्रयोग किया जाता है। एक और बात, त्वचा के अंदरूनी परत डर्मिस के रक्त व रक्त नलिकाओं के लिए 3900 से 3300 आर्मस्ट्रांग यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अब अल्ट्रा वायलेट रेज का क्या प्रभाव है यह देखिए। रक्त नलिकाओं में रक्त प्रवाह बढ़ता है, ऊतकों में रासायनिक लवणों का चयापचय बढ़ जाता है, संक्रमण होने की संभावना कम होती है, घाव भरने में सहायता मिलती है। सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन डी त्वचा में वसा संग्रह के रूप में जमा होता है। पुरानी चोटों के लिए यह सबसे प्रभावी चिकित्सा विधि है। यह त्वचा घाव के लिए प्रभावी है। अब तक आपने पढ़ा डाइथर्मी, डाइप्लस थेरेपी, पैराध्वनि थेरेपी, इंफ्रारेड तरंग थेरेपी, पैराबैंगनी किरणें। अब आप पढ़ने वाले हैं विद्युतीय मांसपेशीय उत्तेजना, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर थेरेपी। अभी जितना पढ़ रहे हैं यह सारा इलेक्ट्रोथेरेपी का विधि है। आइए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन यह एक विद्युतीय चिकित्सा विधि है। इसमें विद्युतीय उत्तेजना मांसपेशियों में प्रवेश कराई जाती है। इस विधि में पैराध्वनि तरंगों और विद्युतीय मांसपेशी उत्तेजना तरंगों को तीव्र मुलायम ऊतक चोटों के उपचार में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मांसपेशीय खिंचाव, गुंबद, मांसपेशीय ऐंठन, टेंडनाइटिस आदि। इस विधि में एसी या डीसी फिर दोनों ही धाराओं का उपयोग एक साथ किया जाता है। प्रभाव इसका यही होता है इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशंस का कि जोड़ों की मोच को कम करता है, मांसपेशीय खिंचाव को कम करता है, ऊतकों को ऊष्मा प्रदान कराता है, दर्द से राहत दिलाता है। देखिए कुछ एक इलेक्ट्रिक थेरेपी और है, जैसे कि गैल्वेनिक बाथ, इसके बारे में समझिए। इस विधि में पानी और विद्युतीय करंट का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत मरीज को 34 डिग्री सेल्सियस युक्त गर्म जल में नहलाया जाता है तथा उसी दौरान उसके शरीर में से विद्युत करंट को गुजारा जाता है। इसका प्रयोग जोड़ों की चोटों के लिए अधिक किया जाता है। एक और है इलेक्ट्रिक थेरेपी जिसका नाम है अनुमानिक या इंटरफेरेंशियल थेरेपी। देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत तंत्रिकाओं के लिए कम आवृत्ति का विद्युतीय उत्तेजक प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कायकीय प्रतिक्रिया फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हो सके। इसका प्रयोग जोड़ों के कठोरपन को दूर करने के लिए, सूजन दूर करने के लिए, रक्त परिसंचरण को बढ़ाने के लिए तथा चोटों की क्षतिपूर्ति काल को कम करने के लिए किया जाता है। एक लास्ट इलेक्ट्रिक थेरेपी वो है, ये है कि जिसका नाम है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलस। इसका प्रयोग कमर दर्द, गर्दन दर्द, मुलायम ऊतकों की चोटों, जोड़ों की चोटों आदि के लिए किया जाता है। इसके विधि में विद्युत करंट का प्रयोग दर्द से निजात दिलाने के लिए किया जाता है। फिजियोथेरेपी का सिर्फ हाइड्रोथेरेपी, वैक्स थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी ही विधि नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे विधियां हैं। आइए अब उन विधियों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक विधि है स्टीम थेरेपी। स्टीम थेरेपी भाप संबंधित विधि। इस चिकित्सीय विधि में भाप का प्रयोग किया जाता है। भाप के द्वारा शरीर में ऊष्मा पहुंचाई जाती है। इसके लिए स्टीम बाथ नामक विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे हिंदी में भाप स्नान कहा जाता है। इसके अंतर्गत लकड़ी से बना हुआ कैबिन जो चारों तरफ से जूट या कपड़ों से लिपटा रहता है और इन जूट या कपड़े और लकड़ी के ऊपर जल गिरता रहता है, जिसके बाहर की तरफ चारों और हाई वोल्टेज के विद्युतीय हीटर लगाए जाते हैं जो अपनी गर्मी इस लकड़ी के बने हुए कैबिन पर डालते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर भाप भर जाता है।
इसी कैबिन के अंदर मरीज या इसके प्रयोग करने वाले व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था के लिए कुर्सी लगाई जाती है, जिसे नंगे बदन अंदर बैठना पड़ता है। अरोमाथेरेपी, सौंदर्य संबंधित विधि। इस विधि में सौंदर्य संबंधित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि सौंदर्य में निखार आ जाए और चोट लगे अंग की सौंदर्यता बनी रहे। मड थेरेपी, मिट्टी संबंधित विधि। इस चिकित्सीय विधि में मिट्टी का लेप लगाया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्राचीन कालीन रोम के लोग किया करते थे, जिसे कीचड़ स्नान के नाम से जाना जाता था। मिट्टी के लेप का घोल बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, पिपरमेंट आदि का प्रयोग निर्धारित अनुपात में किया जाता था। योग थेरेपी, योग संबंधित विधि। आज के वर्तमान युग में इस विधि का काफ़ी बोलबाला है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में स्वास्थ्य के जागरूक लोग योग थेरेपी का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। बीमारग्रस्त लोग भी इसे अपनाकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। खेल की दुनिया में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों के खिलाड़ी व टीमें अपने साथ योग में माहिर योग थेरेपिस्ट को अपने प्रदर्शन में सुधार व स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उनका योगदान ले रहे हैं। योग थेरेपी को योग के अध्याय में विस्तार से समझाया गया है तथा इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी उसी अध्याय के अंत में दिए गए हैं। एक्सरसाइज थेरेपी, अभ्यास संबंधित विधि। चोट लगने के उपरांत एक्सरसाइज थेरेपी का प्रयोग खेल चिकित्सीय शास्त्र के आधार पर अधिकाधिक किया जाता है। इन अभ्यासों को हाइजेनिक अभ्यास या रेमेडियल अभ्यास या करेक्टिव अभ्यास के नामों से जाना जाता है, जिनका प्रयोग पुनर्स्थापन प्रक्रिया रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में एक विशेष स्थान रखता है। इन अभ्यासों को शारीरिक अंगों के आधार पर 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। इन अभ्यासों को शारीरिक अंगों के आधार पर 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। 1. कोर स्टेबिलिटी, पोस्चरल करेक्शन, जॉइंट्स स्टेबलाइजेशन, रेजिस्टेंस बैंड। उपरोक्त अभ्यासों को खेल चिकित्सीय शास्त्रों ने इनके करने की प्रक्रिया के आधार पर इन्हें 2 प्रकारों से वर्गीकृत किया है: एक्टिव एक्सरसाइज, पैसिव एक्सरसाइज। एक्टिव एक्सरसाइज बिना किसी बाहरी सहायता के किए जाने वाले अभ्यास को एक्टिव एक्सरसाइज कहते हैं और पैसिव एक्सरसाइज बाहरी सहायता के साथ किए जाने वाले अभ्यास को बोलते हैं। उपरोक्त दोनों अभ्यासों को मांसपेशीय संकुचन के आधार पर एक्टिव एक्सरसाइज को, पैसिव एक्सरसाइज को, इन दोनों अभ्यासों को मांसपेशीय संकुचन के आधार पर, मसल कॉन्ट्रैक्शंस के आधार पर निम्न 3 अभ्यासों के माध्यम से संपन्न किया जाता है। 1. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। यह ऐसे अभ्यास होते हैं जिनके करने से मांसपेशीय संकुचन के दौरान मांसपेशियों के तंतुओं की लंबाई न बढ़ती है न घटती है, उनकी लंबाई एक समान रहती है और मांसपेशियों पर तनाव बना रहता है। जैसे किसी रुकी हुई चीज को धक्का मारना, किसी रुकी हुई चीज को अपनी ओर खींचना। आइसोटोनिक एक्सरसाइज, इस प्रकार के अभ्यासों में मांसपेशीय संकुचन के दौरान मांसपेशियों के तंतुओं की लंबाई घटती है या बढ़ती है और मांसपेशियों पर तनाव एक समान बना रहता है। जैसे डंबल अभ्यास के दौरान कोहनी के जोर द्वारा फ्लेक्शन व एक्सटेंशन की गति। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, इन अभ्यासों के लिए विशेष प्रकार से तैयार मशीनों का प्रयोग किया जाता है जिसमें मांसपेशियों के तनाव के दौरान मांसपेशियों के तंतुओं की लंबाई बढ़ती है, घटती है, फिर बढ़ती है और यह क्रम अभ्यास के अंत तक चलता रहता है। उपरोक्त अभ्यासों के अलावा अभ्यासों को सामान्य व विशिष्ट प्रकार में बांटा गया है: जनरल एक्सरसाइज और स्पेसिफिक एक्सरसाइज। उपचार के दौरान खिलाड़ी मरीज को हल्के व कम गति वाले व्यायाम कराए जाते हैं जिससे कि उस पर
अधिक दबाव न पड़े और लगभग एक्यूट इंजरी नई चोटों में व्यायाम का अधिकाधिक प्रयोग किया जा सके, जैसे पैदल चलना, बैठकर धीरे धीरे व्यायाम करना। स्पेसिफिक एक्सरसाइज, विशिष्ट व्यायाम, जब चोट पुरानी हो जाए, पोस्ट एक्यूट या फिर क्रॉनिक इंजरी, तो सामान्य व्यायाम के बाद विशिष्ट व्यायाम में पुनर्वास का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यायाम को सरल से कठिन रूप में किया जाता है और इसमें मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। इन्हें निम्न प्रकार में बांटा गया है: एक, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, एंड्योरेंस एक्सरसाइज, बैलास्टिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, मैकेंजी अभ्यास। यह अभ्यास निचले कमर के दर्द तथा साइटिका दर्द के लिए कराए जाते हैं। मैकेंजी एक्सरसाइज। केजल अभ्यास, यह अभ्यास शरीर के धड़ के सबसे निचले हिस्से, जहां पर पूंछ वाली हड्डी कॉक्सियल टेल बोन स्थित रहती है, के दर्द से राहत दिलाने के लिए किए जाते हैं। इस अभ्यास की खोज डॉक्टर आर्नोल्ड एच केगल, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट, द्वारा की गई, जिसे पेल्विक वैगनल मांसपेशी को विकसित किया जाता है। पिलेटस अभ्यास, मसाज थेरेपी, मालिश थेरेपी विधि। तो यहाँ समझ लीजिए कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के लिए बहुत सारे फिजियोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे एक्सरसाइज की मदद से रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, जिनको आपने पूरा पढ़ा। मालिश, मसाज। मसाज पढ़ने से पहले एक बात याद रखिए कि खेलों में चोट लगना एक स्वाभाविक क्रिया है और खिलाड़ियों के पुनर्स्थापन के लिए मसाज की एक अहम भूमिका है, मालिश की एक अहम भूमिका है। इसीलिए एक फिजिकल टीचर को मसाज के बारे में, मालिश के बारे में संपूर्ण जानकारी होना ही चाहिए। आइए अब पढ़ते हैं मसाज। मसाज एक फ्रेंच शब्द है जिसका अंग्रेजी में अर्थ है फ्रिक्शन ऑफ नीरिंग, अर्थात गूंथते हुए घर्षण करना। यह अरबी भाषा के शब्द मस्सा से जुड़ा है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है टू टच, फील और हैंडल। इससे तात्पर्य स्पर्श, महसूस या हाथों द्वारा नियंत्रण करना। लैटिन भाषा में मस्सा, ग्रीक भाषा में एंटाट्रिप्सिस आदि कई भाषाओं में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। चिकित्सा शास्त्र के पितामह कहे जाने वाले हिप्पोक्रेटस ने इसका प्रयोग अपने मरीज पर किया था और इन्होंने 460 BC में लिखा भी है कि द फिजिशियन मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड इन मैनी थिंग्स बट एश्योरली इन रबिंग। मालिश से संबंधित प्रयोग का कई प्राचीन सभ्यताओं में उल्लेख मिलता है, जैसे रोम, ग्रीस, भारत, जापान, चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया आदि में। मसाज को 1996 अटलांटा ओलंपिक में मुख्य चिकित्सा सेवा, कोर मेडिकल सर्विस में रखा गया। आज कई खेलों में विकसित देश या प्रसिद्ध खिलाड़ी आज अपने साथ मसाज थेरेपिस्ट को रखते हैं, जो उनके खेल प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मालिश द्वारा प्रभाव डालते हैं। मालिश से तात्पर्य ऐसी विधि या तकनीक से है जिसमें हथेलियों, उंगलियों, पैरों के तलुओं आदि का प्रयोग कर मांसपेशी की ऊपरी तथा गहरी परत, टेंडन तथा संयोजी ऊतकों पर मालिश की जाती है। टेंडन तथा संयोजी ऊतकों पर मालिश की जाती है। शारीरिक क्रिया को बढ़ाने के लिए, उपचार में प्रयोग करने तथा आराम देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मालिश देने के लिए मुख्य रूप से हथेलियों, उंगलियों, कोहनियों, घुटने, अग्रहाथ तथा पंजों का प्रयोग किया जाता है। मालिश का प्रयोग शरीर के अंगों जैसे मांसपेशी, टेंडन, लिगामेंट, फेसिया, चमड़ी, जोड़, अन्य संयोजी ऊतकों, लिम्फेटिक वेसल तथा पेट की आंतों पर सकारात्मक प्रभाव के लिए किया जाता है। मालिश का प्रयोग बहुत सारे अंगों
पर सकारात्मक प्रभाव के लिए किया जाता है। उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि मालिश एक वैज्ञानिक कला है तथा हस्तकौशल विधि है जो मुलायम ऊतकों जैसे मांसपेशी, लिगामेंट, टेंडन, संयोजी ऊतक, आंतों आदि के लिए आराम, दर्द से निवारण, सूजन कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो मालिश क्या है? एक वैज्ञानिक कला एवं हस्तकौशल विधि है। सामान्यतः मालिश का प्रयोग रक्त परिसंचरण को अच्छा बनाने, सूजन को कम करने, ऊतकों में चिपकाव एडहेशंस को दूर करने के लिए, चोट के पश्चात पुनर्स्थापन रिहैबिलिटेशन में, मांसपेशियों की ऐंठन को कम करने तथा मांसपेशियों के तनाव टोन को अच्छा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में मालिश के लिए निम्नलिखित 4 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला, स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परक्यूशन, शेकिंग। हिंदी में इसे कहते हैं सहलाना, दबाना, थपथपाना, मिलाना व झकझोरने की हस्तकौशल विधि। अब याद रखिए, ऊपर से नीचे तक क्रमशः याद रखिए। स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परक्यूशन, शेकिंग। स्ट्रोकिंग के 2 विधि हैं, प्रेशर के 3 विधि हैं, परक्यूशन के 4 विधि हैं और शेकिंग के 2 विधि हैं। अच्छा, इसमें एक याद रखिए, इसमें जो प्रेशर मैनिपुलेशन है 2 नंबर पर, यह 3 भागों में है और बाद में फिर यह 4, 3 और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इनको आगे पढ़ेंगे। आइए अब पढ़ते हैं स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशंस। इस हस्तकौशल विधि में मांसपेशी के ऊपरी व भीतरी भाग को रक्त परिसंचरण की दिशा में सहलाया जाता है, जिससे रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इस मालिश को मांसपेशी पर दबाव की दिशा के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन, सहलाने की विधि, तो यहाँ यह समझ लीजिए कि इस विधि को दबाव की दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है एफ्ल्यूरेंज हस्तकौशल विधि, एफ्ल्यूरेंज हस्तकौशल विधि। दूसरा स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन, खुद यही है। आइए पहला पढ़ते हैं एफ्ल्यूरेंज हस्तकौशल विधि। इस मालिश में शारीरिक अंग के, जिस पर मालिश की जानी है, इस मालिश में शारीरिक अंग के दूर वाले भाग, डिस्टल पार्ट से हृदय की तरफ वाले भाग, प्रॉक्सिमल पार्ट तक एक हाथ या दोनों हाथ का प्रयोग कर मांसपेशी पर हृदय की तरफ दबाव या सहलाया जाता है, जिससे हृदय तथा लिम्फेटिक में रक्त का संचरण बढ़ जाता है। विधि क्या है देखिए, मालिश किए जाने वाले अंग को उठाकर रखा जाता है जिससे कि रक्त का संचार हृदय की तरफ रहे। उंगलियों, अंगूठे, हथेलियों आदि का प्रयोग भी मालिश के लिए किया जाता है। मालिश के लिए दोनों हाथों को एक के बाद एक रिदम में लगातार बिना भंग किए प्रयोग किया जाता है। शरीर से हाथों का संपर्क बना रहना चाहिए एक ही दिशा में। मालिश किए जाने वाला अंग आराम की स्थिति में होना चाहिए। इसका लाभ क्या है? आप जब पढ़ रहे हैं स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन तो उसका लाभ जानिए। शिराओं की परतें मुलायम हो जाती हैं बार बार दबाव पड़ने से और रक्त का हृदय की तरफ संचरण बढ़ने के कारण शिराएं पतली व मुलायम हो जाती हैं। शिराओं में रक्त के संचरण में आने वाली बाधाएं खत्म होती हैं तथा यह स्प्रेन तथा डिसलोकेशंस के उपचार को प्रारंभिक अवस्था में प्रयोग किया जाता है। चमड़ियों, स्किन में संचरण बढ़ने से इसका पोषण अच्छा होता है तथा चमड़ी मुलायम हो जाती है। इनकी प्रतिक्रियात्मक क्षमता बढ़ जाती है। लिम्फ पर रक्त का दबाव पड़ने के कारण सूजन, ओडेमा में कमी आती है, क्योंकि मालिश से लिम्फ से निकलने वाला रक्त रुक सा जाता है, जिसे हम लिम्फ स्टैसिस भी कहते हैं। दर्द में कमी आती है।
मांसपेशी तथा हड्डियों को मजबूत प्रदान करता है। तंत्रिका तंत्र का कार्य अच्छा हो जाता है। चोट के ठीक होने का समय, हीलिंग टाइम कम हो जाता है। आइए अब स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशंस का दूसरा विधि पढ़ते हैं। पहला था एफ्लुरेंस मैनिपुलेशन, दूसरा है स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशंस। यह विधि एफ्लुरेंस हस्तकौशल विधि के समान ही है, सिर्फ अंतर यह है कि इसके सहलाने की दिशा या मांसपेशी पर दबाव की दिशा निश्चित नहीं होती। मालिश की दिशा हृदय की तरफ या इसके विपरीत होनी चाहिए। इस विधि में शरीर के छोटे अंगों जैसे चेहरा, हाथ की हथेली, पैरों का तलवा आदि के लिए अंगूठे तथा उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन के लाभ क्या हैं? शक्तिहीनता एवं अवसाद की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह विधि पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है। इसका प्रयोग गतिशील और लयबद्ध तरीके से हल्के हाथों से पेट व उत्तेजना वाले अंगों पर किया जाता है। यह विधि छोटी व बड़ी आंत के रुकावट को दूर करती है, जिससे पाचन व चयापचय अच्छा होता है। इसका प्रयोग रक्तहीनता, एनीमिया तथा अवसाद की स्थिति में अच्छा प्रभाव डालता है। बाल झड़ने पर इसका प्रयोग लाभकारी होता है। आइए अब पढ़ते हैं दूसरा टेक्निक। पहला टेक्निक था स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन, दूसरा है प्रेशर मैनिपुलेशन। स्ट्रोकिंग का मतलब होता है सहलाना, प्रेशर का मतलब होता है दबाव। जब आपने पढ़ा स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन तो वह दो विधि था, पहला एफ्लुरेंस, दूसरा स्ट्रोकिंग। अब आइए पढ़ते हैं प्रेशर मैनिपुलेशंस। प्रेशर मैनिपुलेशन इस विधि में किए जाने वाले अंग को हड्डी की गहराई तक दबाया जाता है। इस विधि में शरीर के विशिष्ट अंगों के भागों पर दबाव डाला जाता है। विशिष्ट क्षेत्र या भागों की पहचान प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि यह अंग छूने में बहुत संवेदनशील होते हैं। इन अंगों अथवा नलिकाओं से ऊर्जा खंडों को मुक्त करने के लिए दबाव डाला जाता है। इन अंगों तथा नलिकाओं से ऊर्जा खंडों को मुक्त करने के लिए दबाव डाला जाता है। इस विधि से रक्त संचार में सुधार कर ऊर्जा संतुलन को बनाए रख सामान्य स्वास्थ्य को व्यवस्थित किया जाता है। प्रेशर मैनिपुलेशन। प्रेशर मैनिपुलेशन दबाव की हस्तकौशल विधि को 3 प्रकार में बांटा गया है, जबकि आपने पढ़ा है कि स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन को 2 भागों में बांटा गया है, एफ्लुरेंस, स्ट्रोकिंग। यहाँ हस्तकौशल विधि दबाव या फिर प्रेशर मैनिपुलेशंस को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों का नाम है नीडिंग, पर्टिसेज, फ्रिक्शन। गूंथना, चुकोटना, घर्षण। नीडिंग, पर्टिसेज, फ्रिक्शंस। आइए अब पढ़ते हैं नीडिंग, गूंथना। इस विधि में मालिश किए जाने वाले अंग पर गूंथने जैसी क्रिया की जाती है, जैसे आटे की रोटी बनाने से पूर्व गूंथा जाता है। इसके लिए अंगूठे, उंगलियां, हथेलियां, पैरों के तलवे आदि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को 4 प्रकार में बांटा जाता है। देखिए, इसको अच्छे से याद रखिए। प्रेशर मैनिपुलेशन को 3 भागों में बांटा गया, नीडिंग, पर्टिसेज, फ्रिक्शन। गूंथना, चिकोटना, घर्षण करना। अब गूंथना, नीडिंग, खुद इसको 4 भागों में बांटा गया, स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, सर्कुलर, आयरनिंग। निचोड़ना, एक ही स्थिर जगह पर दबाना, चक्रीय रूप से दबाना, कपड़े पर इस्त्री करने के रूप में दबाना। स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, सर्कुलर, आयरनिंग। अब देखिए, गूंथने के तो 4 तरीके हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात समझ लीजिए कि गूंथना 4 भागों में है, स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, सर्कुलर, आयरनिंग। पर्टिसेज, चुकोटना 3 भागों में है, पिकिंग अप, रिंगिंग अप, रोलिंग अप। और फ्रिक्शन 2 भागों में है, सर्कुलर, ट्रांसवर्स। तो इन सभी को याद रखिए।
आइए अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नीडिंग। नीडिंग 4 भाग में है। 4 भाग में पहला पढ़ते हैं स्क्वीजिंग के बारे में। इस विधि में अंगूठे एक हाथ छोटे अंग के लिए या दोनों हाथों बड़े अंगों के लिए का प्रयोग कर मालिश किए जाने वाले अंग की मांसपेशियों को आराम से पकड़ा जाता है। फिर उसे निचोड़ते हुए ऊपर की तरफ आराम से खींचा जाता है, तत्पश्चात छोड़ दिया जाता है। ये क्रिया एक लय में कई बार दोहराई जाती है। स्क्वीजिंग के लाभ क्या हैं? रक्त परिसंचरण अच्छा हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों का पोषण भी अच्छा हो जाता है। मांसपेशियों का सूखा व कमजोर एट्रोफी पड़ना कम हो जाता है। इसका प्रयोग ताजी चोटों पर चोट की प्रकृति के आधार पर किया जाता है, जिससे दर्द व मांसपेशी का स्थिर मरोड़ मसल स्पाज्म सामान्य हो जाता है। शारीरिक अंगों के सूजन को कम करता है। इसका प्रयोग पेट में गैस बनने पर किया जाता है। ये तो हो गया नीडिंग। नीडिंग का पहला प्रकार स्क्वीजिंग। अब पढ़ते हैं स्टेशनरी। इस विधि में मालिश किए जाने वाले अंग की मांसपेशियों को एक ही जगह पर हड्डियों तक दबाते हुए गूंथने जैसी क्रिया की जाती है। शरीर के छोटे अंग जैसे चेहरे, हथेली, पैर के तलवे आदि पर अंगुलियों और अंगूठे का प्रयोग कर दबाया जाता है। बड़े अंगों के लिए एक हाथ या दोनों हाथों का प्रयोग किया जाता है। मालिश किए जाने वाले अंग की पूर्ण लंबाई को धीरे धीरे इस विधि से पूरा किया जाता है। स्टेशनरी का लाभ क्या है? ये उपचार में स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। ये विधि रक्त जमाव, हेमाटोमा तथा गुंबद कंट्यूजन में लाभकारी होता है। आइए अब नीडिंग का तीसरा प्रकार पढ़ते हैं। पहला था स्क्वीजिंग स्टेशनरी, तीसरा है सर्कुलर। इस विधि में मालिश किए जाने वाले अंग की मांसपेशियों को पहले हड्डियों तक पहुंचाया जाता है, तत्पश्चात वृत्ताकार, नाम से ही पता है सर्कुलर, चक्रीय, तत्पश्चात वृत्ताकार रूप से घुमाया जाता है। इसमें हाथों की हथेलियों तथा उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सर्कुलर का बेनिफिट क्या है। सर्कुलर मसाज का मांसपेशियों के कमजोर हो जाने पर इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस विधि में मांसपेशियों में रक्त का संचार बढ़ जाता है, उसका उपयोग बढ़ जाता है, उसका पोषण बढ़ जाता है। मांसपेशियों में ऐंठन या मांसपेशियों में अकड़न, मसल क्रैम्प या फिर मसल ट्विचिंग आ जाने पर पूरे अंग पर इसका प्रयोग धीरे धीरे शांतिप्रद प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। पीठ की मांसपेशियों पर इसका प्रयोग करने से मांसपेशियां उत्तेजित हो जाती हैं। पेट पर इसका हल्के हल्के प्रयोग करने पर शारीरिक अंग तथा विभिन्न कोशिकाओं में रक्त का परिसंचरण बढ़ जाता है। पाचन तथा अवशोषण अच्छा हो जाता है। हड्डियों पर दबाव डालने पर हड्डियों का पोषण, रक्त संचरण आदि अच्छा हो जाता है। पुराने कब्ज को दूर करने के लिए इस विधि के साथ मरोड़, स्क्वीजिंग, निचोड़ना का भी प्रयोग किया जाता है। पहले पेट पर दबाव डाला जाता है, फिर उसको आराम से चक्रीय रूप से घुमाया जाता है। इस क्रिया से लीवर से निकलने वाली रसायनों, एंजाइम्स, ग्लाइकोजन आदि का संचरण अच्छा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बाइल का स्राव भी अच्छा हो जाता है। आंतों की सफाई अच्छी हो जाती है, क्योंकि आंतें उत्तेजित हो जाती हैं। आइए अब नीडिंग का चौथा प्रकार पढ़ते हैं। हमने तीनों पढ़ा, जिसका नाम था स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, सर्कुलर, आयरनिंग। आयरनिंग को अब पढ़ते हैं। शरीर के बड़े अंगों पर मालिश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए नाम है आयरनिंग, कपड़े पर इस्त्री करने के रूप में दबाना। शरीर के बड़े अंगों पर मालिश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि में शारीरिक अंगों पर मसाज स्वरूप दबाव डालने के लिए कपड़े पर इस्त्री करने जैसी क्रिया दोनों हाथों को एक दूसरे पर रख प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः पीठ या कूल्हे पर किया जाता है।
इस विधि से पुराने कमर के दर्द जैसे लंबगो, लंबाडोइड, लो बैक एक, सैक्रोइलियक स्ट्रेन में फ़ायदा मिलता है। इसके द्वारा मांसपेशियों को ऊष्मा प्रदान की जाती है, जिससे गंदे व दूषित पदार्थ बाहर निकलते हैं और मांसपेशी और अधिक गतिशील हो जाती है। अच्छा, आपने अभी प्रेशर मैनिपुलेशंस का जो 3 भाग है, नीडिंग, पर्टिसेज, फ्रिक्शन, उसमें से आपने नीडिंग पढ़ा, गूंथना। नीडिंग जो कि 4 भागों में है, स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, सर्कुलर, आयरनिंग। अब आइए जो नीडिंग का नेक्स्ट भाग है पर्टिसेज, उसको पढ़ते हैं। पर्टिसेज, चुकोटना। इस विधि में चुकोटने जैसे क्रिया की जाती है, जिसमें हाथों द्वारा चमड़ी से संपर्क बनाए रखा जाता है। इस विधि को 3 प्रकार में बांटा गया है। एक, पिकिंग अप, रिंगिंग अप, रोलिंग अप। पिकिंग अप का मतलब हो गया पकड़कर ऊपर की तरफ खींचना। रिंगिंग अप का मतलब हो गया पकड़कर ऊपर की तरफ खींचने के साथ मरोड़ना। रोलिंग अप पकड़कर आगे और ऊपर की तरफ घुमाना या लुढ़काना, रोलिंग अप। आइए अब पढ़ते हैं सबसे पहले पिकिंग अप, पकड़कर ऊपर की तरफ खींचना। इस विधि में मालिश किए जाने वाले अंग को उंगली, अंगूठे, हथेलियों आदि की मदद से दबाकर पकड़ा जाता है तथा ऊपर या अपनी तरफ खींचा जाता है। इस विधि में हाथ का प्रयोग मुलायम व हल्के प्रकार से एक लय में किया जाता है तथा मांसपेशियों को एक सिरे से पकड़कर किया जाता है। यह ध्यान रहे कि मांसपेशियों पर मालिश करनी हो वह पूर्ण रूप से तनाव मुक्त हो तथा उस मांसपेशी को यथासंभव हड्डियों तक दबाया जाए। पिकिंग अप का बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है? इसका लाभ नीडिंग मसाज के समान ही है। गूंथने जैसे मसाज जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका जैसा ही इसका बेनिफिट है पिकिंग अप का। अब आइए पढ़ते हैं रिंगिंग अप, पकड़कर ऊपर की तरफ खींचने के साथ मरोड़ना, रिंगिंग अप। इस विधि के अंतर्गत उंगलियों, अंगूठे तथा हथेलियों का प्रयोग कर मालिश किए जाने वाले अंग की मांसपेशियों को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचते हुए मरोड़ा जाता है। शरीर के छोटे अंगों के लिए उंगलियों और अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। रिंगिंग अप का बेनिफिट क्या है? इसका भी बेनिफिट नीडिंग मसाज के समान ही है। कहीं पर इसका प्रयोग एडिपोज ऊतक के वसा को कम करने के लिए भी किया जाता है। अब आइए पढ़ते हैं रोलिंग अप। आपने पढ़ा पर्टिसेज का पिकिंग अप, रिंगिंग अप, अब आप पढ़ने जा रहे हैं रोलिंग अप। रोलिंग अप, पकड़कर आगे और ऊपर की तरफ घुमाना या लुढ़काना। इस विधि में उंगलियों व अंगूठे का प्रयोग कर मालिश किए जाने वाले अंग की चमड़ी को मांसपेशी की गहराई तक पकड़ा जाता है, फिर उसे ऊपर की तरफ हल्के से खींचते हुए उंगली व अंगूठे का प्रयोग कर आगे की तरफ लुढ़काया जाता है। इस मालिश विधि का प्रयोग शरीर के बड़े भाग जहां मांसपेशी अधिक पर किया जाता है, जैसे पीठ, पेट, कूल्हे आदि। इस विधि में ध्यान देने योग्य बात यह है कि मालिश किए जाने पर अंग पर संपर्क बना रहना चाहिए। रोलिंग अप का बेनिफिट क्या है? इसके लाभ बाकी पर्टिसेज मसाज जैसे ही है। इसका लाभ लिम्फेटिक को उत्तेजित करने में भी होता है। अब देखिए पर्टिसेज मसाज ही हम लोग पढ़ रहे हैं। पर्टिसेज मसाज में हमने पढ़ा पिकिंग अप, रिंगिंग अप और रोलिंग अप। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा नीडिंग, स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, सर्कुलर, आयरनिंग। अब तीसरा प्रकार जो प्रेशर मैनिपुलेशन का है वह है फ्रिक्शन, घर्षण। तीसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं मसाज जो कि प्रेशर मैनिपुलेशन का है, जिसका नाम है फ्रिक्शन, घर्षण। इसके अंतर्गत उंगलियों, अंगूठे या हथेलियों का प्रयोग कर मुलायम ऊतकों में गहराई तक घर्षण गति की जाती है। घर्षण द्वारा मालिश करने की इस विधि को 2 प्रकार से बांटा गया है।
फ्रिक्शन को दो प्रकार से बांटा गया है, सर्कुलर फ्रिक्शन, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन, चक्रीय घर्षण, तिरछा घर्षण। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं सर्कुलर फ्रिक्शन। इस विधि में मुलायम ऊतकों में घर्षण गहराई तक चक्रीय गति के रूप में की जाती है। मांसपेशियों को गहराई तक दबाते हुए चक्रीय गति की भांति घर्षण किया जाता है। उंगलियों द्वारा सामान्य गहराई तक दबाव डालते हुए दोनों हाथों से छोटा घेरा बनाते हुए उस घेरे को बढ़ाते जाते हैं और पेशीय तंतुओं को ढीला छोड़ते हुए लयात्मक गति से अलग करते जाते हैं। बाजुओं और कोहनियों का भी बड़ा चक्र बनाने में अच्छा उपयोग किया जा सकता है। जोड़ों के चारों ओर घर्षण करना, विशेष तौर पर कंधों के पुट्ठे तथा पैरों की तली पर करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यह टेंडन तथा लिगामेंट को फैला देता है। सर्कुलर, अब देखिए सर्कुलर फ्रिक्शंस का लाभ क्या है। यह बढ़े हुए सूजन को कम कर देता है, यह ऊतकों के ऐंठन को कम करता है, यह पेशीय ऊतक को फैलाता है तथा जोड़ों को मजबूत प्रदान करता है। यह जमे हुए लैक्टिक एसिड को दुग्धीय अम्ल को पुनः वितरित कर अंगों के कड़ेपन को दूर करता है। यह पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। आइए अब फ्रिक्शंस का दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। इस विधि का आविष्कार क्रायक्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1941 में किया। इस विधि में उंगलियों, अंगूठे तथा हथेलियों का प्रयोग कर चमड़ी पर आड़े रूप से घर्षण किया जाता है। ट्रांसवर्स फ्रिक्शंस का बेनिफिट क्या है? इसका लाभ सर्कुलर फ्रिक्शन के समान ही है। यहाँ परक्यूशन मैनिपुलेशन पढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए कि मैनिपुलेशन, जब मालिश आप पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ा स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन और प्रेशर मैनिपुलेशन। स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन दो तरह का होता है, एक होता है एफ्लुरेंस, दूसरा स्ट्रोकिंग। प्रेशर मैनिपुलेशन तीन तरह का होता है, जिसका नाम है नीडिंग, पर्टिसेज, फ्रिक्शन। नीडिंग खुद चार प्रकार का होता है, स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, सर्कुलर, आयरनिंग। पर्टिसेज तीन तरह का होता है, पिकिंग अप, रिंगिंग अप, रोलिंग अप। फ्रिक्शन दो तरह का होता है, सर्कुलर और ट्रांसवर्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परक्यूशन मैनिपुलेशन, थपथपाने की हस्तकौशल विधि, जो कि खुद चार भागों में होता है, हैकिंग, कपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग। आइए पढ़ते हैं यहाँ पर परक्यूशन मैनिपुलेशन, थपथपाने की हस्तकौशल विधि। इस विधि को टेम्पोटमेंट के नाम से भी जानते हैं। परक्यूशन मैनिपुलेशन को इस विधि में थपथपाने जैसी क्रिया की जाती है, जिससे मालिश किए जाने वाले अंग को उत्तेजित किया जा सके तथा खोखले अंग जैसे श्वसनली को रिक्त किया जा सके। इस विधि में कलाई या मेटा कार्पोफिलेंजियल जोड़ द्वारा फ्लेक्शन तथा एक्सटेंशन गति की जा सके। इसका प्रयोग श्वसन थेरेपी में किया जाता है। परक्यूशन मैनिपुलेशंस का प्रयोग श्वसन थेरेपी में किया जाता है। इस हस्तकौशल विधि को चार प्रकार में बांटा गया है। हैकिंग, कपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग। हैकिंग का मतलब हो गया हथेली के गुलाकी भाग द्वारा हल्का हल्का प्रहार करना या थपथपाना, हैकिंग। कपिंग का मतलब हो गया हथेली को प्याले का आकार देकर थपथपाना, बीटिंग, मुक्का बनाकर थपथपाना, पाउंडिंग, हथेली के गुलाकी भाग, अंगूठा तथा उंगलियों का प्रयोग कर तबले बजाने जैसी प्रक्रिया करना। अब आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हैकिंग के बारे में। इस विधि में हथेली के निचले हिस्से गुलाकी भाग से मालिश करने वाले अंग पर हल्का हल्का प्रहार करने या थपथपाने जैसी क्रिया की जाती है। इस विधि द्वारा संपूर्ण अंग की मांसपेशी पर हैकिंग मालिश की जाती है। इस मालिश को चार प्रकार से बांटा गया है। इसको भी हार्ड हैकिंग, सॉफ्ट हैकिंग, डाइवर्जेंट हैकिंग, कन्वर्जेंट हैकिंग।
हार्ड हैकिंग प्रहार का स्तर ज़्यादा होता है, सॉफ्ट हैकिंग प्रहार का स्तर कम होता है। डाइवर्जेंट हैकिंग शरीर के अंग के कई बिंदुओं पर हैकिंग मालिश की जाती है। कन्वर्जेंट हैकिंग एक ही बिंदु पर हैकिंग मालिश की जाती है। नोट, इस हैकिंग मालिश का प्रयोग अधिकतर शरीर के बड़े अंगों पर किया जाता है। हैकिंग मालिश का प्रयोग अधिकतर शरीर के बड़े अंगों पर किया जाता है, जैसे कि पीठ, कमर, कूल्हे। अब आइए पढ़ते हैं परक्यूशन मैनिपुलेशंस का दूसरा, जिसका नाम है कपिंग। आपने पढ़ा हैकिंग, अब पढ़ते हैं कपिंग। इस विधि में हथेली को प्याले का आकार देकर मालिश किए जाने वाले अंग को थपथपाया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से सीना, कमर, पीठ आदि पर किया जाता है। तीसरा, बीटिंग। बीटिंग हाथ या हाथों की मुट्ठी बनाकर उंगलियों की तरफ वाले भाग से मालिश किए जाने वाले अंग पर धीरे धीरे प्रहार किया जाता है, इसी को कहते हैं बीटिंग। चौथा है पाउंडिंग। हैकिंग, कपिंग, बीटिंग, चौथा है पाउंडिंग। इस विधि में उंगलियों, अंगूठे तथा हथेलियों का प्रयोग कर तबले बजाने जैसी क्रिया मालिश किए जाने वाले अंग के ऊपर की जाती है। अब देखिए परक्यूशन मैनिपुलेशंस का ओवरऑल बेनिफिट क्या है। यह कड़े तथा तनावग्रस्त अंगों को आराम पहुंचाता है। यह चयापचय क्रिया में सुधार लाता है। पोर्टल नली से बाइल का स्राव बढ़ जाता है। यह पुराने कब्ज को दूर करता है। लीवर को उत्तेजित करता है। फेफड़ों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इससे रक्त संचरण में सुधार होता है। अस्थमा तथा ब्रोंकाइटिस नामक बीमारियों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आपने तीनों एक्सरसाइज पढ़ लिया, तीनों मसाज पढ़ लिया, स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन, प्रेशर मैनिपुलेशन, परक्यूशन मैनिपुलेशन। अब बच गया शेकिंग मैनिपुलेशन, हिलाने की हस्तकौशल विधि, झकझोरने की हस्तकौशल विधि। यह दो भाग में है, एक वाइब्रेशन, दूसरा शेकिंग। आइए इसको पढ़ते हैं। मुलायम ऊतकों को आराम पहुंचाने व मांसपेशियों को उत्तेजित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा मांसपेशियों में ऐंठन से होने वाले दर्द से आराम मिलता है। इस विधि को दो प्रकार में बांटा गया है, एक वाइब्रेशन, दूसरा शेकिंग। वाइब्रेशन मेथड इस विधि में कंपन द्वारा करने की अनुरूप क्रिया की जाती है। इस विधि में कंपन प्रदान करने के अनुरूप क्रिया की जाती है। यह कंपन हाथ की हथेली तथा उंगलियों द्वारा की जाती है। कंपन त्वचा की सतह पर बिना संपर्क को तोड़े तेजी से मालिश किए जाने वाले अंग को झकझोरकर या हिलाकर की जाती है। इस विधि में कलाई तथा मेटा कार्पोफिलेंजियल जोड़ द्वारा फ्लेक्शंस और एक्सटेंशन गति की जाती है। इस मालिश के निम्नलिखित प्रकार हैं: रनिंग वाइब्रेशन, स्टैटिक वाइब्रेशन, प्रेशर वाइब्रेशन। उसको पढ़ने से पहले एक बात यहाँ याद रखिए कि दो तीन जगह यहाँ नाम आया है कि वाइब्रेशन करने से या अन्य कुछ और मालिश को करने से कलाई तथा मेटाकार्पोफ्लेंजियल जोड़ के द्वारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन किया जाता है। इसको याद रखिए। आइए आगे पढ़ते हैं। रनिंग वाइब्रेशन, चलित कंपन। अंगूठा तथा तर्जनी उंगली मालिश किए जाने वाले अंग पर आगे बढ़ते हुए कंपन करते हैं, इसे पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होती है। स्टैटिक वाइब्रेशन, स्थिर कंपन। इस विधि में उंगलियों व अंगूठों का प्रयोग किया जाता है, जिससे मांसपेशियों को हड्डियों तक दबाकर एक ही जगह पर कंपन पैदा की जाती है। प्रेशर वाइब्रेशन, दबाव कंपन। उंगलियों के सिरों टिप्स द्वारा दबाव डालते हुए कंपन की जाती है। इसका प्रयोग मेरुदंड पर अधिक किया जाता है, जिससे नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो जाता है। देखिए इसका लाभ क्या है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। डायरिया में पेट पर प्रयोग किया जाता है। कोलोन, बड़ी आंत के पुरानी सूजन में लाभदायक होता है।
डिसलोकेशन, स्प्रेन, सूजन आदि में लाभकारी होता है। इसे पुराने फेफड़ों की रोगों में प्रयोग किया जाता है। शेकिंग, हम पढ़ रहे हैं मालिश का चौथा प्रकार शेकिंग मैनिपुलेशन। शेकिंग मैनिपुलेशन दो भागों में होता है, एक वाइब्रेशन जो कि हमने पढ़ लिया, अब पढ़ने वाले हैं उसका दूसरा प्रकार शेकिंग। इस विधि कंपन वाइब्रेशन विधि से मिलती जुलती है। यह विधि वाइब्रेशन विधि से मिलती जुलती है। अंतर सिर्फ इतना है कि वाइब्रेशन विधि में कंपन को आराम से उंगलियों और अंगूठों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, किंतु शेकिंग में मांसपेशियों को पकड़कर हिला हिलाकर हल्का हल्का हिलाया या झकझोरा जाता है। लाभ, इस विधि का लाभ वाइब्रेशंस कंपन की तरह ही है।